2-3 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 से ये हम लोग मनाने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका विश्लेषण देखें, बाकी ऑप्शन से में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुभारंभ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। यह शुभ दिन था, ऐसा कुछ नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं दे सकते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपको पता है दिसंबर में हुआ था 1929 में। कंबल चादर मैंने स्टार्टिंग में मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाया था, यानी ठंड के टाइम में यहाँ पर हुआ था, और वहीं पर पूर्ण स्वराज की उन्होंने घोषणा की थी, और तो फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया, और आजादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को अपना पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, वो बोल रहा था मुझे पहले कर दो। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता दिवस प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविश्वसनीय बनाने हेतु यानी कि इसको याद रखने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, और इसके एक्सप्लेनेशन में काफी फायदा है, इसको जरूर आप सुनिएगा जो भी हम बताते हैं, और इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। और आपके 50 लगभग आपको 45 दिन का एग्जामिनेशन अभी से है, तो इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस तरह स्तर पर आपको ये सीरीज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस टाइम सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। आप उसका प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भाग 12 सूची है, इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड यानी खो यानी जैसे 19A 19B इस तरह से आता है आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। टोटल 450 से अधिक है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के बाद कुछ नए अनुच्छेद जुड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। कई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो गई। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 395 है, 22 भाग है और 12 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल, अभी सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो आपको सी ऑप्शन 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल है, जो कि उपयुक्त आप देख सकते हैं से अधिक। ये 395 के आसपास में होगा। ये आपका जो है 98 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके अनुसार ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष संघीय सूची मिलान करना है। इसमें संघीय सूची किस प्रविष्टि में आता है? संघीय सूची आपका आएगा 97 प्रविष्टियों में। उसके बाद आपका आता है राज्य सूची 66 प्रविष्टियों में आएगा, और संवर्ती सूची आपका 47 प्रविष्टियों में आएगा। ये देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। संघीय सूची जो कि 97 प्रविष्टि आता है, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है, और राज्य सूची है जो कि 66, इसमें वर्तमान में गणना में 59 है। तो वर्तमान आप याद रखिएगा, और ये 2016 का रिसेंटली एग्जामिनेशन में पीडी में पूछा गया था। संवर्ती सूची में प्रविष्टियां हैं 47 और वर्तमान में 52 है। इसमें 5 का इजाफा हुआ, और इसमें 7 का लॉस हुआ है, इसमें 1 का लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न शब्दों पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, बताइएगा। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। इसका सही जो क्रम है आपका CA यानी सार्वभौमिक है, उसके बाद आपका समाजवादी है, उसके बाद आपका आता है धर्मनिरपेक्ष, लास्ट में आता है प्रजातांत्रिक। इसको सही क्रम में सब विचार अनुसार इस तरह से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी कि सार्वभौमिक यानी सभी लोग के लिए सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसको आपको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, इसमें जोड़ा गया था। देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए, साधारण सा बहुमत चाहिए। 50% से ज्यादा लाइए, आप इलेक्शंस के विजेता होते हैं और अपना सरकार बना सकते हैं। नए राज्यों में निर्माण में संशोधन हेतु 368 आपको पता है संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल के लिए यूज करते हैं? तो 368 यूज करते हैं, और के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार, यहाँ लिखा हुआ है के अनुसार, इस प्रकार की विधि में अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। तो एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन का एक कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है।
तो आपका भाषण एवं व्यक्ति का स्वतंत्रता, कानून के समझ समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, या फिर आपका जीवन स्वतंत्रता का संरक्षण। तो कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। यानी उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। पहला भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों को अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 यानी 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो किसके तहत हम जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या फिर कोई भी आप बात करते हैं जहां भी आप रख सकते हैं बातों को, ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत आपको मिला हुआ भाषण का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 जो बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के SC/ST जो आपका वर्ग है उसको संरक्षण के लिए भारतीय नागरिकों में संविधान में किया गया। आई होप क्लियर किया गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो। कई क्वेश्चन है इसमें गलत भी दिया गया है तो उसको भी हम जानेंगे। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर भारतीयों को नहीं, गैर नागरिकों को नहीं, यानी कि विदेशी लोगों को नहीं प्राप्त है। भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंडियन को प्राप्त है, यानी कि जो भारत के निवासी हैं। कानून के समझ समता ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को प्राप्त है इसमें, तो ये इसमें दोनों को प्राप्त है। कानून के समझ समानता भी ये दोनों को प्राप्त है, बट ये सिर्फ और सिर्फ ये दो जो फर्स्ट और थर्ड है स्वतंत्रता यानी भाषण अभिव्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समझ उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली जगह के तहत हर नागरिकों को मौलिक अधिकार है। ये किसके तहत आपको ये मौलिक अधिकार दिया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत है? इसका सही जवाब आपका आएगा सेकेंड 19A के तहत। फ्रीडम जितने भी आपके 19 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसके तहत आप 19A के तहत यानी 19 को कहिए या फिर A कहिए 1 कहिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए आपने एक भवन बना लिया, आप कल के डेट में फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, एक भवन बना लिया आपने और इस भवन के तहत आप अपने झंडे लगाने के लिए आपको कौन सा अधिकार, कौन सा संविधान अनुच्छेद आपको देता है इजाजत? तो ये आपका अनुच्छेद 1 के तहत आप कर सकते हैं 19A के तहत। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना अनुच्छेद 19A या 19(1)A के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आपको कोई भी इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसमें आपको कानून कभी भी आपको दखलंदाजी या फिर कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? संशोधन करके आपको कब जोड़ा गया है? इसमें आपके ऑप्शन से 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, या 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010 को। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, यानी शिक्षा अधिकार आपका बन जाता है, ये आपका है अनुच्छेद 1 अप्रैल 2010 को ये जोड़ा गया। और इस तरह से याद भी कर सकते हैं, अभी अप्रैल का महीना है, सेकेंड चीज आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता था 1 अप्रैल से, 1/2010 से आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। आपको याद रखने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अभी संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य के यानी 6 से लेकर के 14 साल आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार नियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया हुआ है। ठीक है, याद रहेगा 1 अप्रैल फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, 2010 से ये लागू किया गया है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 11 और ये 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हालांकि आंसर गलत है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो कौन सा आपका है मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार भारतीय अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, यह एक अतः ये मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। अभी आप लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में 5 ऑप्शन मिलता है, तो वो एक से अधिक वाले ऑप्शन इसमें ई आप लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये आपको मौलिक अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 4 दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान
नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मापदंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो भारतीय संविधान 4 में यानी भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, यह है। समान नागरिक संहिता भी है। तो पहला, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका 62 से 60 से लेकर 62 प्री में उसका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के पिछले 41 साल का हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट होती है, पीछे का क्वेश्चन और ज्यादा रिपीट होने की संभावना रहती है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 यानी 39 घ में यानी कि डी की बात करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि ये भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशित तत्व भी जैसा ही है, परंतु ये राज्य द्वारा वादाकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक संविधान संशोधन आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, 2001 में भी पूछा गया, 2008 में भी पूछा गया, तो ये आपका रिपीट होता है। भारत के नागरिकों मूल अधिकारों का विवरण संविधान के भाग 4 को में अनुच्छेद 51 को के तहत दिया गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? सीधे या अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर से, तो सही जवाब है सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो बनता है अनुच्छेद 52 के तहत बनता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो कि आपका अनुच्छेद 53(1) में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपको 15 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन करता है? राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो कौन होता है आपका? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका होता है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र या हटाने जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पदभार का उपराष्ट्रपति को संभालना पड़ेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो, कहीं चले गए या फिर वो भी बीमार है या फिर मृत्यु प्राप्त हो गया या त्याग दे दिए, उन्होंने रिजाइन दे दिए, तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है या उनके ना रहने पर भी उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों यानी कामों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम 1969 के जिसमें आता है प्रेसिडेंशियल डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 के तहत ये चार्जेस में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसमें भी याद रखिएगा किसके तहत ये है, तो प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 के तहत। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, उनका कौन सा क्रम रहा है? तो 12वां क्रम था। उसके बाद ये 2008 का क्वेश्चन था इसलिए, और ये पहली महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी है। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणराज्य के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था, और यानी क्रम अगर देखें तो 14वां है, लेकिन व्यक्तिगत के रूप में देखेंगे तो 12वां उनका स्थान था। 25 जुलाई 2017 से 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, उसके बाद अभी लेटेस्ट में कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था करंट अफेयर्स के क्लासेस में। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कौन सी क्रिया के बाद? जब राष्ट्रपति अपनी जो कोई भी विधेयक अगर आपने लाया, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान अनुच्छेद 111 यानी 111 के तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम भी तभी बन जाता है जब सदन के सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष, बताइएगा श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? क्रमांक बताइएगा। अभी जो लेटेस्ट हो गए करंट अफेयर्स उसको जरूर देखा जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं व्यक्तिगत रूप से, और जो रैंक वाइज आपका जो है इनका क्रम जो भी था ये भी 12वां क्रम था। ठीक है, 12वें क्रम का श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्तिगत क्रमांक उनका 12वां था, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका 13वां क्रमांक था। 11 अगस्त 2017 से वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति हैं। अभी कौन है बता दिए, जगदीश के नाम है उनका, जगदीश
नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा जो भी है समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आपका है अटॉर्नी जनरल। कौन रखता है? अटॉर्नी जनरल। फिर बताते हैं भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जाने वाले महानुवादी जिसको कहते हैं वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महानुवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वो किसी भी सदनों के किसी भी संयुक्त बैठक में या संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। मत क्यों नहीं दे सकता है? अनुच्छेद आपका 88 में वर्णन है इसका। 88 में महानुवादी जो है अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी जब तक उनको कार्यकाल चलता रहेगा राष्ट्रपति का तब तक के महानुवादी अटॉर्नी जनरल का भी चलेगा। अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76 4 में ये वर्णन है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 21 नंबर आपके समकक्ष है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये सेम चीज है, क्वेश्चन में सेम पूछा गया है। तो महानुवादी अटॉर्नी जनरल कहिए या महानुवादी कहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? तो ये 2 महीने तक ये लगातार वो अनुपस्थित रहता है, कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं रहता, जिससे बच्चों को अनुपस्थित बनाना जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन अभी आप लोगों ने सुना होगा 75% अटेंडेंस है तो अभी आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो उसी तरह से एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जैसे अभी चुनाव हो भी रही है और 2 चरण के चुनाव हो चुकी है, तो उसमें 2 महीने के अगर आप अवधि में लगातार एब्सेंट रहते हैं तो उसको बाहर कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) को तहत संसद और अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा उनके बिना यानी कोई भी अनुज्ञा उनको बिना नहीं आप एब्सेंटी का जैसे होता है कि लीव लेके लिख के जा रहा है, बिना अनुज्ञा बिना बताए नो कॉल नो रिस्पॉन्स के रूप में आप दे सकते हैं। सभी अनुदेशों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान से निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए इसको देख सकते हैं, यानी वर्किंग आवर से कर सकते हैं, वो जोड़ा जाता है। राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं, क्या है उसमें सदस्य के ये सारे हैं, इसमें आपका आएगा राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 जो सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल 250 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो है आपको मनोनीत किए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखें, संविधान के अनुच्छेद 80(1) क में कहा गया है कि राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर करके राज्य बनेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो सकता है या प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो सकता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो सकता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्य का सभा काल जो होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होने का विषय है। तो ये देख सकते हैं अनुच्छेद 83(1) में इसमें के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ये एक अस्थायी सदस्य है। अस्थायी याद रखने के लिए राज्य रो से स्टार्ट है, यहाँ 100 से यहाँ से देख सकते हैं। तो राज्य जो है अस्थायी सदन है और एक अस्थायी सदस्य कौन सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके 1/3 यानी कि 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त जिसको कहते हैं रिटायरमेंट। इस प्रकार के राज्य सभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है हर एक 2 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 25 नंबर है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। अनुच्छेद 79 यानी 89 के ऐलान 64 के अनुसार वह राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अभी जैसे मैंने बताया पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। व्याख्या इसको आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हम 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो ये पहला ऑप्शन है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। क्या ये सही है? बिल्कुल ही, धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये भी सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है, आपका धन विधेयक की जो सभा है ये राज्यसभा में नहीं होती, ये गलत है। बाकी हम देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये सही है। राज्यसभा के किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है,
अथवा एक कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसमें हम जो गलत है, धन विधेयक को शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। इसको देख सकते हैं अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों के सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। ठीक है, आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है धन विधेयक। इससे देखिए, आप जितने भी लोग क्लासेस कर रहे हैं, सबसे बेस्ट होता है आपको कोई भी एक आईना होता है आंकड़ा करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो हम लोग आपको करा रहे हैं सीरीज पूर्वालोकन बीपीएससी का घटना चक्र का, ये जरूर आप पूरा देखिएगा। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट एक बार करा दिया है, लेकिन अब रिवीजन पर्पज से इसको जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। पर डे कोशिश करेंगे 1 घंटे 2 घंटे हम इसमें ला करके दें, ताकि आपको फायदा हो सके। और चलिए, आप अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा कि इस तरह का सीरीज हम कंटिन्यू करें या फिर आपको वीकली के बेसिस पे दे या मंथली बेसिस पर दे। आप जरूर अपना विचार प्रकट कीजिएगा, उसी के अनुसार आगे का क्लासेज होगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, कब किया जाता है? केवल लोकसभा में। केवल अभी राज्यसभा में मैंने मना ही किया था ऊपर में, तो केवल लोकसभा में इसमें धन विधेयक प्रस्तुत पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, लेखानुदान बना है। लेखानुदान कैसे बना है आपका? तो बजट के लिए बना है। ठीक है, बजट के लिए बना है आपका। बाकी कैग की रिपोर्ट को पर मतदान के लिए नहीं, और प्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भी नहीं। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है, तो ये भी नहीं आपका किया गया। तो इसको भी अच्छे विस्तार से जानते हैं व्याख्या के साथ। इस तरह से विनिमय विधेयक के पारित होने के बाद ही इस समय कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार इस विधेयक को तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 को के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, तो जैसे युद्ध के समय में, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकते हैं। इसे अनुदान कहते हैं, यानी कि इसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट से लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों का नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितता के सदनों के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार मान करके लोक व्ययों का परीक्षण किया जाता है। प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा जो की गई है, कब से? यानी जब भी इसका अध्यक्ष जो होगा विपक्ष के कोई होंगे। 1967 से 68 से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त लोक सेवा सभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम न्याय अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है, बाकी सभी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका सी। इसमें नहीं पूछा गया था, जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं पर आप विस्तार से। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल के अपील की सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल। संविधान अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय या न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, यानी राष्ट्रपति को देता है। जैसे आप लेटर लिखते हैं तो किसको लिखते हैं? प्रिंसिपल को, जिसको भी संबोधित करके लिखते हैं। इसी तरह से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद में की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद का प्रकार रहता है, यानी कि सेना इसका रिटायरमेंट एज है 62 वर्ष। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर युक्त यानी पत्र द्वारा अपना त्याग कर सकता है। 217 वन
को के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार यानी असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अनुसार इसको पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में चलित न्यायालय यानी जो है आपका चलित न्यायालय का मतलब कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानसूत्र है कौन सा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके मानसूत्र है, मानस सूत्र है। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इस का शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालयों को परिकल्पना सर्वप्रथम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। बहुत अच्छी बात है, अब अपना विचार प्रकट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। 370 आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और 360 356 ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, भ्रम, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है तथा वह मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44 में संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि भ्रम यानी बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा कर दे। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर यह अन्यथा यह समाधान हो सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे वह राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो 356 राष्ट्रपति शासन के लिए। 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इशू अस्थायी संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो 360 आपको वित्तीय है और उसके बाद यानी फाइनेंशियल है। 352 आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इस तरह से आप बताइएगा कितनी बार ये कौन सा लागू किया गया है भारत में। चलिए आज यहीं पर रखते हैं, कल की डेट में 36 से आगे कंटिन्यू करेंगे और टोटल वीडियो इसमें देख सकते हैं आपका पॉलिटी का टोटल कितने क्वेश्चन है। जो भी PDF है SCRT NCERT का लेना चाहेंगे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका आप लाभ उठाइए, कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लीजिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा किया, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। लास्ट 45 दिन में क्या करना है, लास्ट 50 डेज में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको PDF में नाम आ सके। देख सकते हैं टोटल आपका क्वेश्चन है 201 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आज 35 क्वेश्चन किए हैं, फिर उसके बाद आपका वो गोल्ड स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी फिर बाहर कई लोग का क्वेश्चन था, इस तरह स्टार्ट कर दीजिएगा। आपका बिहार जी के बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे। फिर कंटिन्यू करते हैं इन सारे मुद्दों पर। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर करके दीजिएगा सभी अपने जितने भी लोग बंधुओं को जरूरत है। डेली के बेसिस पर आप जितने भी घटना चक्र का बुक का क्वेश्चन है पेपर करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी हम ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक मुद्दे पर। पहले वह मुद्दा है जो आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एग्जामिनेशन कब से कब तक होगी, कई लोग का क्वेश्चन था। तो एग्जामिनेशन का डेट आपको बताना चाहूंगा, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, आप लोग का डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर BPSC TRE की पूर्व परीक्षा की अब अगस्त में हो सकती है, संभावित है। अगस्त में प्रस्तावित है। TRE 4 की जो परीक्षा है 24 अगस्त 2024 की होने वाली थी, इस साल के अंत में संभावित होगी। इसकी नियुक्ति आने की प्रक्रिया भी जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अब समय लगेगा। जून जुलाई में एग्जाम जो आपका नियुक्ति आने वाली थी इसमें अब डिले लगेगा। एग्जामिनेशन आपका अगस्त में हो जाएगा। आपका TRE 3 का जो पूरा एग्जामिनेशन है यानी कि 24 आपका जो है TRE 3 का जो है री एग्जामिनेशन, ऑलरेडी एक बार एग्जामिनेशन हुआ है, एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद इसका एग्जामिनेशन होने के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलिए
ये आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दी है, कई लोग का क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो पाया होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर जो आप लोगों को पता है, सिलेक्शन से मोदी जो है आज प्रधानमंत्री की पद ले लेंगे और ले चुके हैं, और आप लोगों को पता है, ये देख सकते हैं, और ये कल का न्यूज है, आज का न्यूज पेपर देखते हैं, ये 10 जून का न्यूज है। नेहरू के बाद अब मोदी जो है तीसरी बार, सिर्फ हेडलाइन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है वो हम भी जानने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, पॉलिटी से आपको आ जाएगा कि बताइएगा कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करवाते हैं, यानी कि जो शपथ पत्र कौन दिलाते हैं। तो ये जो है चेहरा आप याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति है, वही नियुक्ति यानी कि शपथ पत्र दिलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, और आर्टिकल 70 किसके तहत आता है, कितने लोग हैं, और तीसरी बार ये लगातार जिसे कहते हैं ये मंत्री पद बनने के लिए, और इनके साथ जो है टोटल 72 लोगों ने, एक ये खुद है और एक प्लस 71, यानी 1+71 के लोगों ने शपथ पत्र लिया। उन लोगों को शपथ पत्र कौन दिलाया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य उनको भी आपका ये दिलाते हैं, यानी तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री में अभी क्या क्या चीजें हैं, किनको क्या कौन सा मंत्री मिला है, जल्दी ही अपडेट आ जाएगा 2 से 3 दिन में, तो उसको भी याद रखिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो वर्तमान में जो आंसर होने वाले उससे संबंधित होगा। शपथ पत्र समारोह में शामिल जो हुए थे शाहरुख, अंबानी जी, अदानी, ये क्वेश्चन नहीं आएगी। विश्व के कई नेता जो है पड़ोसी, खासकर इन्होंने जो पड़ोसी देश जो है आपका उसमें शामिल हुए थे। 7 देशों के, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान को इग्नोर किया गया, पाकिस्तान को भी मंत्री आए, नेपाल के आए, म्यांमार आए, भूटान आए, इन सारे देशों को बुलाया गया। तो देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन से संबंधित वही आपको पूछा जाएगा, और उसको हम एक बार देख लेते हैं। हर्ष मल्होत्रा ने मंत्री बनने में बढ़ेगा कार्यकर्ताओं का मनोबल, और यहाँ देख सकते हैं विभागों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में साक्ष्य मिटाने की धारा भी जोड़ी जाएगी। पानी नहीं पहुंचने से विजयगढ़ जलाशय का जल स्तर में समान से 5 फीट कम हुआ, जो इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे। इतना बसों के सरकार से हटने पर होंगे परेशानी। कॉटन कैंटीन से इस्तेमाल हो रहे हैं घातक सिंथेटिक रंग, जितने भी कॉटन आप लोगों इस तरह के आप लोगों ने खाया होगा, इस तरह के जिसको कहते हैं, इसमें जितने भी सिंथेटिक रंग जो यूज करते हैं, जो कि बीमारी का कारण नहीं बनाता है। दिल्ली में इसको हम बच्चे पढ़ देते हैं, ताकि आप लोग के क्वेश्चन अगर बने तो इससे क्या चीजें हैं। बहुत इसको द हिंदू में भी इसको किया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच सामने आई है, ये बात भी विभाग में दिल्ली की सरकार को भेजी रिपोर्ट है। तमिलनाडु में कॉटन कैंटीन के नाम से जानते हैं। कॉटन कैंटीन में कैंसर का कारक, यानी कैंसर रोग होता है, रसायन पाए जाने के बाद दिल्ली में किए गए सैंपल। बाजारों में कॉटन कैंटीन बिकते देखे कई बच्चों के उसे लेने के लिए मुंह में पानी आ जाता है। इसको देखते ही जिद करने लगे तो उसे ये मिठाई देने से पहले जरा संभल जाए, क्योंकि इसमें सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो सेहत के लिए घातक है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच की ये बात सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट भेजी। तमिलनाडु में कॉटन कैंटीन में कैंसर का कारक रोडामाइन्स बी रसायन, ये याद रखिएगा, रोडामाइल बी रसायन अंश की मौजूदगी पाई गई है। कई बार क्वेश्चन आता है, साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन हो जाएगा। रोडामाइन्स बीएस इसको अलग कलर से दे, रोडामाइल बीएस रसायन की मौजूदगी पाई जाती है। कौन सा रसायन पाया जाता है? रोडामाइल बीएस में, ठीक है। इस वजह से फरवरी में ही ये न्यूज आई थी। तमिलनाडु में कॉटन कैंटीन का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये कहां पर पहली बार लगाया प्रतिबंध? तमिलनाडु में। और कुछ अन्य राज्यों में भी कॉटन कैंटीन का प्रतिबंध लगाया गया है। रोडामाइल बी का इस्तेमाल कई डाइट के रूप में कपड़ों का रंगाई के लिए होता है। जो लोग इसमें जो रंग यूज किया जा रहा है, जो कलर, ये देख सकते हैं पिंक कलर का जो कलर है, इसमें जो कलर यूज होता है कपड़ों को रंगाने के लिए जो यूज होता है, उसी कलर को यूज किया जाता है, और इसे कैंसर होने की संभावना बताई जा रही है। यह मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को राष्ट्रीय राजधानी में भी कॉटन कैंटीन का सैंपल कर ले जांच के लिए लाए थे। मद्देनजर फरवरी के अंतिम सप्ताह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में लगभग 10 से 12 लेकर के जांच की। मतलब सिंपल्स में ये सिंथेटिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, एक सिंथेटिक रंग होता है, कॉटन होता है, और भी कौन सा आपका रोडामाइल बी रसायन इसमें पाया जाता है। और इस सैंपल करने के बाद क्या जांच की रिपोर्ट जो स्वास्थ्य मंत्रालय में भेज दी गई, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग में यह नहीं बताया गया कि ये कॉटन कैंटीन के रोडामाइल के जैसा रसायन पाया गया है। तो डॉक्टर बताते हैं कि सिंथेटिक रंगों में सीसा, पारा, क्रोमियम, तांबा, सोडियम क्लोराइड, कॉपर जैसे भारी धातु खतरनाक रसायन मिले होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। बच्चों के लिए घातक माना जाता है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जो रह चुके हैं डॉक्टर अजय लेखी ने लिखा कि सिंथेटिक रंग कैंसर का कारक होता है। इस वजह से खान पान की वस्तुओं में इसका इस्तेमाल कैंसर का खतरा हो सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से एलर्जी, पेट से संबंधित बीमारी, आंतों में अल्सर का होने का खतरा रहता है। इससे लोगों को सचेत करना चाहिए की जरूरत है। अगर तमिलनाडु को यह हानिकारक सिंथेटिक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है जनकपुरी पश्चिम से आपका कृष्ण पार्क के बीच में अगस्त तक शुरू हो सकती है मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली में आपके लिए इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं दिखने को मिलेगा। चलिए इसको सॉर्ट करते हैं। देख सकते हैं बार बार चुने गए विश्व के कई नेताओं पर से बड़ा मोदी का चलिए
मंत्री को मोदी नसीहत और विनम्र रहे। मंत्रियों को मोदी ने निंदा किया, नसीहत विनम्र और नसीहत दी है विनम्र रहे और ईमानदारी एवं पारदर्शिता से समझौता ना करें। शपथ ग्रहण में शामिल हुए शाहरुख अमवानी, गौतम अडानी ने भी शामिल हुए थे। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, ये देख सकते हैं, इनका यहाँ पर पिक्चर भी है। मल्लिकार्जुन इस संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है। कूटनीतिक मोर्चे पर तत्काल शुरू होगा काम, जितने भी आपका जैसे अग्निवीर हो गया या कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तत्काल, या फिर आपका मेन इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आया कि 100 दिनों के अंदर 100 में उन्होंने प्रचार में भी बोला था कि हर घर आपका मिलेगा, हर घर आपको मिलेगा, जितने भी गरीबी लोग हैं लगभग उनसे ज्यादा। ये 1.2 लाख गांव में या फिर शहरों में है, 1.3 लाख घर बनाने के लिए आवास योजना के तहत ये मिलेगा। ये सारी चीजें मंत्रिमंडल में बढ़ी बिहार की भागीदारी। बिहार में देख सकते हैं मंत्रिमंडल जो राजग से राज्य मंत्रियों को बढ़ाकर करके 6 से करके 8 हुई है। अब ये कौन कौन से 8 में से बने, छवि पहली बार है मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी है, यहाँ पर देख सकते चिराग पासवान है, ये तीसरी बार सांसद बने हैं तो मंत्री पद मिला है इनको। आतंकवाद के खिलाफ अडिग रहने वाले बिट्टू केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, जबकि बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। और कई मंत्री अभी और भी सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करना जारी रखूंगा, अनुराग ठाकुर। अभी इसके स्पीकर पद के लिए भी नाम चल रही है, अब किसका आएगा आने वाले टाइम में बताया जाएगा। जानिए कि अपने कैबिनेट मंत्री को कौन कौन से कैबिनेट मंत्री अभी जो प्रस्तावित किया गया है, जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये है नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है पीएम है, 73 ईयर्स के, तीसरी बार पीएम बनकर के जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की है। 2001 में पहली बार इन्होंने गुजरात के मंत्री बन चुके हैं। ये लगभग 7 बार क्वेश्चन, ये शपथ पत्र ले चुके हैं, 7 बार शपथ पत्र ले चुके हैं। 3 बार लिए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर और 2-4 बार लिए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, टोटल 7 बार इनको मिला है। ये देख सकते हैं 2001 में पहली बार लिया है, दूसरे 2001 से लेकर के 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 1 से लेकर के 14 तक। 2002, 2007, 2012 में गुजरात में अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। 2014 और 19 में ये केंद्र आपका भाजपा के दम पर पूर्ण बहुमत मिला था। और ये है राजनाथ सिंह, 72 साल के हैं, आरएएस के स्वयं सेवक रहे राजनाथ को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये 2014 में नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में गृह मंत्री रहे और 2019 से ये रक्षा मंत्री रहे। इससे पहले इनका कार्यभार जान लीजिएगा। 99 में ये आए, वाजपेयी में भी केंद्रीय मंत्री रहे। अक्टूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है अमित शाह, 59 ईयर ओल्ड है, 59 ईयर यानी कि 59 साल राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शाह 2014 में 49 की उम्र में भाजपा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। अभी सबसे कम उम्र के ये रहने वाले थे और 54 की उम्र में केंद्रीय मंत्री बने हैं और 80 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक बने हैं। नितिन गडकरी 67 ईयर का है, 95 में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बने। 2014 में वो पहली बार नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। तब से मोदी सरकार में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इनको ज्यादातर सड़क परिवहन के लिए जाना जाता है। मनोहर लाल खट्टर अभी तक इनको बनाया नहीं गया, कौन सा मंत्री मिलेगा आने वाले समय में देख सकते हैं, शायद यही मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर 70 साल के हैं, संघ के स्वयंसेवक मनोहर लाल खट्टर पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। ये आपका दे सकते 2014 से इस वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस वर्ष तक 1996 में नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया। मोदी हरियाणा भाजपा प्रभारी रहे थे। पीयूष गोयल जो रेल मंत्री के रूप में रह चुके हैं, आपका मोदी की पहली सरकार से ही विभिन्न मंत्रालय में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीयूष गोयल लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं। पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस पे दिया गया जेपी नड्डा, ये अभी भाजपा के रहे हैं। संघ से जुड़े नड्डा 4 वर्षों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ये अभी वर्तमान में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। राजनीतिक के अखिल भारतीय विद्या परिषद एबीपी से जुड़े थे। 91 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। शिवराज सिंह चौहान 65 वर्ष के हैं, 6ठी बार मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से इतने लाख से रिकॉर्ड अंतर जीत किए, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अंतर से जीते। मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने 3 दशक से अधिक लंबे समय का करियर पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। ये पहली बार सिर्फ 30 दिसंबर को हुआ था, 3-4 दिन का हुआ था। 1885 में तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई, अब मुंबई में हुआ है। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 38 जो था मुंबई का है, क्योंकि लोकल और वोकल होता है, जिससे आप याद रखिएगा। लोकल के ज्यादा था, यानी कि आधा 50% से ज्यादा था मुंबई के। 21 मद्रास से, चेन्नई से थे और 3 बंगाल से थे और 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से थे और अवध से सदस्य 3 से थे पंजाब से। लाला लाजपत राय ये लोग संबंधी याद रखें। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, एवं उसके महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, सब विद्र हैं। इनको ही मिला था, कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी थे। और इसकी देखिए कितनी बुद्धिमत्ता है। पहले हिंदू होंगे, फिर पारसी होंगे, फिर मुस्लिम होंगे और फिर आपके अलग अलग सभी लोगों को संगठित करने के लिए किया गया था और अलग अलग
राज्य में करेंगे, इनका लक्ष्य था। पहले अंग्रेजों ने इसका सहयोग किया था और इसको स्वागत भी किया था, उसमें भोज पार्टी भी दिया था। उसके बाद इन्होंने जलना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने कांग्रेस से। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया, यानी जो 1886 में 76 में बनाया गया था सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा, इसको विलय कर दिया गया था 86 में, 10 सालों के बाद, याद रखिएगा, 86 में कोलकाता में। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी जो है 93 में लाहौर में अधिवेशन किए थे और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन किए थे। तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो 3 बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता है? हालांकि ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार इनको मौका मिला था और एक बार ये किए थे, वो है कहलगांव का 1924 में। देखिए दिसंबर 1924 में, बेलगांव मैंने बोल दिया था, बेलगांव इसमें, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। कांग्रेस के 39 में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला, अगर देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा गया, एनी बेसेंट नहीं होंगे, इसमें सरोजिनी नायडू हो गया। अगर ये इसमें से भारतीय हटा देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो है इनका जीवन काल रहा है 1779 से लेकर के 1949 तक, लगभग आप देख सकते हैं 70 साल तक इनका जीवन काल रहा है। प्रख्यात कवित्री रही, राष्ट्रवादी नेत्री रहे और 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन, इससे पहले मैंने बताया गांधी जी नहीं करना चाहते थे, 39वें में आपका बेलगांव में किया था। किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने किया था 1924 में। उसके बाद इनके साथ रहने वाले सरोजिनी नायडू को आगे कर दिया और बोले आप ये अधिवेशन करो। और जो 40वें अधिवेशन कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। मैंने बताया आपके साथ रहने वाले थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर कई बार जेल भी जाना पड़ा इनको और 1947 से 49 में वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही है, प्रथम महिला राज्यपाल भी यही रही। कोकिला के नाम से, भारत कोकिला के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां याद बांकीपुर में, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुदोलकर ने की थी, याद रखिएगा R.N. मुदोलकर। और इस अधिवेशन में एओ को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता किसको कहते हैं? तो एओ। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो थॉमस मुंडो ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था। मद्रास में यानी चेन्नई में इस पद्धति को थॉमस मुंडो ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंततः स्वतंत्रता के रूप में हुआ? किसने बताया था? ऑप्शन है S.N. सेन, अशोक मेहता, B.D. सावरकर और R.C. मजूमदार। बताएगा इसका सही जवाब है ए ऑप्शन से S.N. सेन ने कहा था। अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। 1857 की घटना आप लोगों को पता है, तत्कालीन जो कारण था उसमें हिंदू मुस्लिम धर्मों पर भेद किया गया था। जो चर्बी वाले कारतूस को दांतों से खोलना था, जिसमें से सूअर के बने हुए या गांव के मांस के बने हुए कारतूस थे, इसी कारण से ये शुरुआत है। यानी इनका कहना जो था डॉक्टर S.N. सेन के अनुसार ये घटना सही है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन 170, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने? तो आपको बनी कब थी? ये आपका 1907 में बनी थी। इसमें हालांकि ऑप्शंस में कोई भी नहीं, चलिए बताते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय जो बनी थी 1925 में, महिलाएं पूछी गई थी, तो 1925 में बनी है। 40वें अधिवेशन में आपका 1925 में कांग्रेस के कानपुर में 40वें अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो बनी थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी, एनी बेसेंट, जो कि आयरस की मूर्ति, आयरस के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, सही कथन चुनना है। लाइक अली निजाम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट है, क्या ये सही है या गलत बताइएगा? तो ये सही है, लाइक जो है अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो जो 48 घंटे तक चला, ये गलत है। आपका कश्मीर राज्य से इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस 15 अगस्त 1947 के दिन हस्तांतरित किए गए, ये भी गलत है। शाहनवाज जूनागढ़ स्टेट के आखिरी निधिवान थे, ये सही है। के मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया, ये आपका सही है। 1 4 5 1 4 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में है। मीर, देखिए इसकी व्याख्या जानते हैं, रिसेंटली री एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इसमें मीर लेके जो अली हैदराबाद के निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, निजाम के शासन में हैदराबाद के आखिरी प्रधानमंत्री थे। हैदराबाद के भारत में सम्मेलन जो किया ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में 5 दिनों की अवधि तक था। और ये याद रखिएगा, आप लोगों को पता है कि कई ऐसे निजाम है, कई ऐसे जो थे
राजा रजवाड़े कि भारत में ऐड ऑन नहीं होना चाहते थे, तो इसमें चलाया गया था यानी हैदराबाद को ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो को चलाया गया था, और ये 1948 में 5 दिनों की अवधि था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेस यानी विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था, तो 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। इनको डर हो गया था पाकिस्तान में इनको मारना थे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, और के एम मुंशी को भारत सरकार के ने हैदराबाद रियासत में अपने एजेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया था। तो ये सारे ऑप्शन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी का है। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये सर सैयद अहमद का कहना था। 1888 में सर सैयद अहमद खान या शिव प्रसाद सिंह ने एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से था कांग्रेस के प्रचार को निश्चित फल बनाना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 81, मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी ये बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निर्णय के लिए इसका सहायक बनूं। ये कोई अंग्रेजी कहेगा, किसने कहा था, जो बंगाल विभाजन का सूत्रधार था लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस का काफी कमजोर है। नरमपंथी का जो कार्यकाल रहा है 1885 से लेकर के 1915 तक रहा है या 1905 तक रहा है। उसके बाद 1905 जब बंगाल का विभाजन होता है, यहीं से नरमपंथी का विकास होता है। लगभग 20 साल तक नरमपंथी को रहा है। तो चलते हैं व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है काफी कमजोर है, यानी क्योंकि जो नरमपंथी जो थे अनुनय विनिमय की नीति अपनाते थे, यानी कि सिर्फ लेटर लिखना या फिर बातें कहने के लिए उनसे निर्देश देते थे, यानी कि सिर्फ आपका रिक्वेस्ट करते थे। जनता में इनकी एक पैठ नहीं थी, जनता इनको लगता था कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। और वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निर्णय के लिए इसका सहायक बनूं, मतलब उसको खत्म कर दूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत में आया हूँ मेरी नीति यही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बनाओ, नपुंसक यानी कोई काम का नहीं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमंडली मिलने से इनकार कर दिया, जो कि कांग्रेस के प्रतिमंडली अध्यक्ष जो है मिलना चाहते थे, सीधे मना कर दिया था इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182। आई होप कि इंटरेस्ट आ रहा होगा, सब व्याख्या के साथ हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आते हैं तो उसको सही कर सकें, ये मेरा मकसद है। नेक्स्ट है 182 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों द्वारा प्रदान करना प्रारंभ किया था? किस वायसराय में कार्यकाल में स्टार्ट हुआ? लॉर्ड रिपन है ऑप्शंस में, आपका लॉर्ड लेटन है, और भी ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड डफरिन है, तो इसका आंसर सही माना गया। 1859 में और 1860 में इस उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य मिलता है, जो कि किसी के कार्यकाल में देखने को नहीं मिलता है। तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों से थे, या पंजाब से। जितने भी नरमपंथी नेता थे 1885 से 1905 तक में वो शहरी क्षेत्र से, शहर से लेकर, और जितने भी लोग थे लंदन से पढ़ करके वकालत कर करके चाहते थे कि नेता बन जाए, किसी तरह से कोई एक पद मिल जाए, तो ये सारे शहर से थे। उदारवादी नेता राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति करते थे, जिसे मैंने बताया था कि भिक्षावृत्ति करते थे, भीख मांगते थे कि जिसे मतलब कहते हैं लॉर्ड या फिर माय लॉर्ड या लॉर्ड कर्जन प्लीज मुझे ये दे दो। इस तरह से भिक्षावृत्ति के रूप में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनशा वाचा, वमिंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इसी काल में कांग्रेस का समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद के इन लोगों के लिए आकर्षक थे, यानी कि वो उसको अट्रैक्ट करते थे उन लोगों को। इन लोगों की इच्छा थी कि उपाधियां मिल जाए या फिर कोई बड़े बड़े पद मिल जाए। मैंने जैसे मतलब भीख मांगने का काम करते थे। कांग्रेस में आने वाले बड़े जो प्रतिनिधित्व बड़े बड़े नगरों से आते थे। जनसाधारण से इनका कोई संपर्क ही नहीं था, मतलब गांव में क्या संबंध है, गांव में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इनको कोई मतलब ही नहीं था। फिरोज मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशियों का यह कर्तव्य है कि वो उनकी भावनाओं को समझे, उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। चलिए समझ गए होंगे, नरमपंथी ग्रंथी के बारे में भी जानेंगे। चलिए 184 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्रंथी कौन था? उपग्रंथी कौन था आपको बताइएगा। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल है, या फिर उधम सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले है।
ये उपग्रंथी कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उपग्रंथी यानी कि ग्रंथ, गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी खेमे से संबंधित है। उदारवादी सॉरी, बाकी सब बाल गंगाधर तिलक, लाल उधम सिंह, ये देख सकते हैं, पूरा व्याख्या जानते हैं। यह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, यानी आसानी से अपनी भावना जो भी व्यक्त करते थे बहुत प्यार से। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश को पुनरुद्धार उत्तेजना के मंडलों से नहीं हो सकता था, यानी अहिंसा में हिंसा नहीं करते थे। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं। इन्हीं विचारों से पवित्रता प्रभावित होकर के गांधी जी उनके शिष्य बने। किनका शिष्य बने? तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। इनके गुरु कौन है? गोपाल। याद क्वेश्चन आता है कि एम के गांधी के शिष्य रहे तो गोपाल कृष्ण गोखले रहे। इन्होंने 1889 में 89 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन के पंचवें राजनीतिक में भाग लिया। 1897 में उन्हें और भाषा का भारतीय वायु के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के संयुक्त साक्ष्य देने का, यानी साक्ष्य मतलब इंटरव्यू जिसको कहते हैं, देने का कहा गया। वर्ष 1902 में युवा बॉम्बे संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। चलिए, आयोग के सभी लोग को सुनाई दे पा रहा होगा? हाँ, मे भी नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, कई लोग अभी लाइव हैं। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। 185 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले का ही है। 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार के लिए करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस समाज ने श्रीनिवास शास्त्री जी के देवगढ़, एम जोशी, पंडित जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए थे, दे सकते हैं। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने के द्वारा किया था? तो सेम है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इंग्लिश में भी लिख दिया गया, तो दोनों याद रखिएगा, भारत सेवक संघ दोनों सेम ही है। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। कई लोग हिंदी मीडियम वाले जो है इंग्लिश को ही ट्रांसलेट करके, जैसे इंडियंस आपके बताया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को हिंदी में लिख करके पूछ लेता है, जिसको याद नहीं रहेगा उसको दिक्कत होगा। 187, रजनी पाम दत्त ने कहा था, मैं समाजवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। वे समाजवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया। रजनी पाम दत्त ने यह कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती है, और जैसे प्रथम विश्व युद्ध में उसने सहयोग किया था या गांधी वार्ता में भी किया था। और इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। तो दोनों विरोधाभास था इसमें, इसलिए इनका कहना था। कौन किसने कहा था? तो रजनी पाम दत्त। इसका नाम याद रखेगा, क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब हुआ था? तो आपको 1906 में हुआ था। नियरेस्ट ऑप्शन से यही है। 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व जो है प्रमुख कांग्रेस नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लाल पाल याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल याद रखिएगा, तथा अरविंद घोष ने स्वीकार किया था। 4 लोग थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, बाल गंगाधर तिलक से लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। कब जाने लगे? तब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति शुरुआत किया। तो किसके कारण स्टार्ट किया था? ई ऑप्शन इसमें माना है, आंसर सही माना है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल में से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिला था। तो किनको मारने के बाद? रैंड को मारने की उपाधि में इनको मिला था और 18 माह कारावास करने के उपलक्ष्य में नेशनल हीरो यानी कि राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और लोकमान्य के रूप में उनकी उपाधि मिली थी। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रीयवादी कार्यों के कारण तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली है। ये एक से अधिक इसमें सही माना जाएगा। चलिए 190 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आज 200 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत आज लंबी वीडियो होगी। आई होप कि सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। जितने लोग भी कनेक्टेड हैं सभी लोग को ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के ग्राम दल का से संबंधित है? अरविंद घोष है, जी के गोखले है, दादा भाई नौरोजी है या एस.एन. बनर्जी है? ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं। अरविंद घोष इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अरविंद घोष कांग्रेस के ग्राम दल के नेता थे। वह ग्राम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र और अरविंद घोष के में से एक थे। 1893 से 94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है। इनकी शासकों को प्रसन्न करने से स्पष्ट करने की नीति को कार्यरता संज्ञा दी है। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस द्वारा मलिका तल्ला उद्यान में छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें अरविंद घोष भी शामिल थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र जो हुआ था, षड्यंत्र करने में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया। कालांतर में वो आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बनकर पांडिचेरी में चले गए थे और वहीं से सन्यास कर लिया था अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एक बार कहाँ चले गए थे? पांडिचेरी। 1991 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो आपका 15 अगस्त 1906 में हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी एंड अन्य राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। क्वेश्चन याद रखिएगा। और जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुआ? सतीश चंद्र के द्वारा, मुखर्जी के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है आपका 192 राष्ट्रीय आंदोलन में से किसको नरमपंथी के रूप में तौर पर नहीं जानते? यानी नरमपंथी को सिंपल से याद रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब होगा लाल बाल पाल। याद रखिएगा, सेम चीज को रिपीट किया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेता के रूप में पदवी मिला है किसको? असहयोग को, राजा वामपंथी आंदोलन को। ये सही जवाब है। कांग्रेस के नरमपंथी के नेताओं को आंदोलन को पद्धति जो मिला है, राजमार्ग आंदोलन मिला है। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। शेरे पंजाब किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को मिलता है। शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। वे राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब को प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें पंजाब केसरी भी करते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस के नेतृत्व करते समय लाला जी को लाठियों के प्रहार से घायल हुए। परिणाम स्वरूप उनको 17 नवंबर 1908 को 1928 को उनका देहांत हो गया। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने किया था, भगत सिंह ने किया था। अवनी भारत से कौन संबंधित है? बी डी सावरकर है अवनी भारत से संबंधित। अवनी भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। स्थापना है नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक बी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर जो 1899 में स्थापित मित्र से मिला कि ये वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा में भारत से परिवर्तित हुए। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की स्थापना का प्रयास कब किया गया? तो आपका 1908 में किया गया। 23 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, किंतु किंग्स फोर्ट बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्द रखने वाले मिस्टर कैनरी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी ने, और ये कहाँ पर किया था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये पटना में ही जिला में पड़ता है, मोकामा के आसपास में पड़ता है। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था मुजफ्फरपुर में। इसको कुछ ही महीनों के बाद अगस्त में इनको शायद फांसी दे दी गई थी मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? ये आपको मुजफ्फरपुर में किया था। निम्न में कौन से राष्ट्रीय समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महरत, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी वर्तमान का, ये आंसर हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाल, द महरता समाचार पत्र राष्ट्रीयवादी सोच का बढ़ावा देने वाला था। 99 है 199 क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी क्रांतिकारियों से? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। तो कौन सा नहीं था? इसका सही जवाब होगा गदर, यंग इंडिया। ये गांधी जी के द्वारा है। यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं है। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन जी भागवत ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक पुस्तक की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ा। और युगांतर और संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, ये दे सकते हैं 200 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाज पत्रों द हिंदू, केशिक, बंगाली हिंदू और सुधारकों के नाम बताना है। तो सीधे आंसर पे चलते हैं और देख सकते हैं द हिंदू
सी सुब्रमण्य वंदर के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है, और हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का है, सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन और ये पेज को कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट साइड। हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी है। कलकत्ता वर्तमान जो कोलकाता में है प्रकाशित है। हिंदू पेट्रियट का प्रारंभ 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादक में हुआ था। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। जय हिंद दोस्तों, लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बीपीएससी टीआरई 3 एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको एक महा मैराथन क्लासेस संपूर्ण बिहार का भूगोल के साथ लाएंगे। 1992 से लेकर के 2023 तक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 41 सालों में, वो क्वेश्चन सारे हम यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 3 के लिए या टीआरई 4 के लिए या बिहार एसएससी या बिहार एसआई या फिर बिहार 70 बीपीएससी 70 के लिए भी आपका प्रिपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये बिहार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए चलते हैं। आपका इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं बिहार राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम बताने की भी कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो बेगूसराय में पड़ता है आपका रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था सोवियत यूएसएसआर के नाम से उस समय नाम था, यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ या सोवियत रूस कहेंगे, उसी के संबंध से बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1995 में बनाया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं हम, रूस में के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ, रोमानिया भी इसमें थोड़ा बहुत भागीदारी किया था, के साथ निर्मित किया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा में, आपको कार्तिक यानी कि जो आपको छठ पूजा का समय होता है उसी समय में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? तो ये आपका सोनपुर होता है, हाजीपुर के पास पड़ता है। जब आप पटना से गांधी मैदान से पुल पार करते हैं उसके बाद आपका हाजीपुर आता है, वहीं पर आपका ये देखने को मिलता है। जब रेलवे आप ट्रेन से भी जाते हैं तो इस मेल का भव्य समारोह आप देख सकते हैं, ये कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा छठ के समय में। बिहार का सुप्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष आपका, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी इसको कहते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी माना जाता है, जैसे मैंने बताया आपका। कई बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाई है, इसको किस नाम से जानते हैं? आहार पायन या नहर पायन या सिंचाई पायन या खड़ी पायन, इसको आहार पायन के नाम से जानते हैं। दक्षिण बिहार यानी आपको याद रहना चाहिए, जैसे ये दक्षिण बिहार या फिर इस तरह से बताया जा रहा है, तो याद आपको आना चाहिए कि आपका जो बिहार का एक तरह से जो है चौकुट आयताकार जो है मैप है जिसको कहते हैं, और इसको हम अगर करें तो दक्षिण आपका नॉर्थ इस तरह से पड़ेगा, ऊपर का भाग, नीचे आपका साउथ में पड़ेगा दक्षिण का भाग। तो कहां पर की बात की जा रही है? तो दक्षिण की बात की जा रही है। एक सेकेंड, देख सकते हैं ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया, इसको हटाते हैं, 1 मिनट का समय लगता है। ओके, ये आपका इस तरफ का एरिया जितना भी पड़ता है, यहाँ पटना के आसपास में, और यहाँ जितने भी एरिया जिसमें आपका नालंदा नवादा ये सारे एरिया पड़ते हैं, ये आहार नाल में पड़ता है। यहाँ पर दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति है, आहार नाल कहलाती है। इसमें आपका जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु परिधारण, तालाब और बहायिका और नहरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से आपका जाना जाता है? किस नदी पर कोसी गंगा नदी से मिलती है? तो कुशेला मिलता है या फिर वैशाली है। कुशेला आपको पड़ता है पूर्णिया में, हाजीपुर है, जमालपुर, तो आपका ये पड़ेगा कुशेला में, कुशेला। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोसी जो नदी जो है बिहार राज्य के कटिहार पूर्णिया में पड़ता है, कटिहार जिला में पड़ता है। कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी इनसे मिलती है, इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, तो यही पर आपको पड़ता है कुर्सेला। ठीक है, याद रखिएगा, कटिहार जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगथेक डॉल्फिन अभ्यारण्य, बिहार के किस जिले में है? तो ये अभी रिसेंटली में आया है, तो ये आपका है भागलपुर में पड़ता है। विक्रमशिला भागलपुर से याद रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विक्रमशिला गंगथेक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से वाहित है? महानदी है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है। तो गंगा जो है ज्यादा इसमें है। गंगा जो है बिहार की भूमि में किस नदी में प्रणाली में अपवाहित है? तो आपका गंगा आता है इसमें। बिहार की भूमि जो है गंगा नदी से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि के 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। आप देखेंगे इसका मैप जो बनता है इस तरह से, आप मैं रफ में बना रहा हूँ, यहाँ से आप इंटर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से होता है। एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर जब बक्सर से आते हैं आ रहा होते हुए इस तरह से गंगा का मैदान जाती है, 2 भागों में विभक्त करते हैं बिहार को, और एक आपका नॉर्थन बिहार कहलाता है यानी कि उत्तर बिहार, और ये दक्षिण बिहार कहलाता है। बिहार की अन्य प्रमुख नदियां गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। ये नदी बिहार के मध्य भाग से में पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, और ये आपका पश्चिम से यानी यहाँ वेस्टर्न से आकर के पूर्व में जाती है, जो कि बंगाल में जाकर के फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
ये नदियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के, बिहार में बल, सुंदरी, लाल, ताल, करेला, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका मिट्टी के लिए ये सारे शब्द जो है यूज करते हैं। बिहार में बल, सुंदरी, ताल, कौल, बलथर। आई होप की आवाज सभी लोग को क्लियर जा रहा हो, एक मिनट चेक कर लेते हैं। आई होप की आवाज सभी लोग को क्लियर जा पा रहा हो। चलिए एक कंटिन्यू करते हैं। बिहार में बल, सुंदरी, ताल, कौल, बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बल सुंदरी जो है मिट्टी उत्तरी बिहार के बांग्ला क्षेत्रों में जैसे कि सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र जो बक्सर से भागलपुर तक जाती है, गंगा नदी के दक्षिणी पार्ट में जो इस तरह से भागती है। ताल क्षेत्र दक्षिण में निम्न भूमिगत क्षेत्र है। बलथर जो है मृदा गंगा के मैदान दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर की पठार की उत्तरी सीमा, ये आपका छोटा नागपुर झारखंड के पास में पड़ता है। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो पाए हो, इसको कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इस तरह से। 8 नंबर क्वेश्चन, कहलगांव, कांटी, पहाड़ और नवीन नगर निम्न में से किसके लिए केंद्रित है? ये किस लिए आपको प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए, पर्यटन के लिए, आपका विद्युत शक्ति के लिए, ताप विद्युत शक्ति के लिए या सूती वस्त्र के लिए? तो कहलगांव जो है भागलपुर में पड़ता है, कांटी बाढ़ अभी रिसेंटली जो पटना में है, और नवीन नगर पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बाढ़। तो यहाँ से पटना से लगभग 60 किलोमीटर आगे आप देखेंगे पूर्व की साइड में पड़ता है। ये सारे चीजें जो पाई जाती है ताप विद्युत के लिए, शक्ति के लिए जाना जाता है। कहलगांव जो भागलपुर में है, कांटी मुजफ्फरपुर में है, बाढ़ पटना में पड़ता है, नवीन आपका नगर औरंगाबाद में। ये बिहार में विस्तृत जितने भी है विद्युत शक्ति के लिए। पहले इनको निर्भर होना पड़ता था दूसरे राज्यों पर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल की, ताकि विद्युत की आपूर्ति हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी कंजम्पशन है वहाँ पूरा हो सके। अब लेकिन बिहार सक्षम है अपने आप राज्य के पूरा होने के साथ साथ दूसरे राज्य को भी अभी आपूर्ति पूरा करते हैं इन सारे जगहों से। चलिए बिहार में आप बता सकते हैं आप नियर बाइज किस भागलपुर से हैं, कांटी से हैं, पटना या फिर बाढ़ से, आपके नियर बाइज कहाँ से आप रहने वाले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? वस्त्र उद्योग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक मुंगेर आपका और भागलपुर में पड़ता है। एक से अधिक आएगा ये ऑप्शन में। बिहार वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र भागलपुर और गया में पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है। गया जिला जो है स्थित मानपुर क्षेत्र वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हत्तर, करघा, रेशम, जूट उद्योग सम्मिलित है। एक से अधिक इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, मुंगेर हालांकि मीर कासिम का जो जगह था और इसे स्थानांतरित किया था, इसमें व्याख्यित है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कानून द्वारा गोवध यानी गौ की हत्या नहीं करना है किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में किया गया था। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल, सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था, प्रोहिबिटेड जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ये अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा, अभी प्रतिपक्ष में कौन है, तो ये उसमें राबड़ी देवी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर चलते हैं 12 नंबर। इनमें से कौन 2 बार अभी कौन प्रतिपक्ष में वर्तमान में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेता प्रतिपक्ष अभी कौन है? तेजस्वी यादव है, तेजस्वी। नेक्स्ट है, इनमें से 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है, इसमें से बताइएगा। ऑप्शन है आपका उल रहमान किदवई, या फिर आपके ऑप्शन है मोहम्मद इनिस सलीम है, मोहम्मद सफीर कुरैशी है, या फिर शाकिर हुसैन है। तो पहला ऑप्शन जो उसमें दिया गया था वर्तमान के क्वेश्चन में, उसमें 2 बार आपका यानी 2 बार रह चुके हैं आपका अल्फाक उल रहमान किदवई रह चुके हैं, 2 बार आपका राज्यपाल रह चुके हैं। प्रश्न जो है दिए गए विकल्पों के अनुसार किदवई जो है बिहार के राज्यपाल 2 बार पदभार संभाला। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पहली बार 20 सितंबर 1979 में पदभार संभाला, फिर 15 मार्च 1985 को 85 तक इस पदभार पर बने रहे। तत्पश्चात उन्होंने 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल पदभार संभाला और फिर 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर बने रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो गैर जो है आपका महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम गैर जो है यानी कि कांग्रेस नहीं रहने वाले जनता दल के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जो कि वर्ष आपका 1967 से लेकर के जनवरी मात्र 6 महीने के लिए सरकार, 7-8 महीने का सरकार था। मार्च 1967 से लेकर के जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार है, उत्तर पश्चिम पहाड़ियां है, खगरपुर का पहाड़ियां है, उत्तर गंगा मैदान है। इनमें से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है? तो ये खगरपुर पहाड़ियां जो पुराना माना जाता है। खगरपुर पहाड़ियां जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार है आपका बिंदु क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियां जो है शिवालिक पहाड़ी की भाग है, जो कि तृतीय क्रम की है, और उत्तर बंगाल मैदान में नवीनतम है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसमें रोहतास। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले यानी भू स्तरीय कोई है, भौगोलिकली ज्योग्राफिकली ऐसा कोई रचना नहीं है, दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम यानी कि आपका इस एरिया में आएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया में आपका इस क्षेत्र में भिन्न क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में भिन्न क्रम की चट्टान जो है कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिड पौंड स्वेप मिट्टी पाई जाती है? पिड पे स्वेप मिट्टी आपको पाई जाती है पश्चिम चंपारण में। अब ऑप्शंस नहीं देंगे, सीधे आंसर पर चेक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और ये लॉन्ग वीडियो रहेगी, और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट मोमेंट पे इसको आप 2 से 3 बार सुन के या फिर आप देख के भी चले जाते हैं तो आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की संभावना है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एक तो पिट मोल्ड दल पर मिट्टी है जो कि पश्चिम चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है, यानी कि आपका इस साइड में पाया जाता है। जब आपका बिहार का मैप बनाते हैं तो यहाँ पर आपका पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के नजदीक होता है। नेक्स्ट आपका तराई मिट्टी जो कि नेपाल की सीमा के साथ पाई जाती है, नेपाल के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और गंगई जलोढ़ बिहार के मैदान, गंगे मैदान दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके 17 नंबर। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका गया में है। ब्रह्मयोनी गया जिले में। ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित है। ये एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला जो है फल्गु नदी के तट पर, यही फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो ये कौन सी मिलती है? तो पुनपुन मिलती है। याद रखिएगा, फतुआ पटना सिटी के थोड़ा नजदीक जाकर के 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है और ये पुनपुन नदी पर मिलती है। गंगा नदी और जो है कौन सी नदी है? गंगा में मिलती है पुनपुन। कई लोग इसमें सोन मान सकते हैं जो गलत है। पुनपुन नदी है छोटा नागपुर पठार जो है पलामू झारखंड तक ये पुनपुन नदी जाती है। फतुआ सब जब जाएंगे, यहाँ फतुआ जो कट करती है आपका यहाँ से लेकर के जैसे ये पटना से होते हुए इस तरह से मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा एक डायग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ज्योग्राफी का एक एक पार्ट आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से आप जाते हैं पटना से होते हुए, यहाँ पटना है, पटना से लेकर के सीधे ये हावड़ा कलकत्ता चली जाती है लाइन, और यहाँ से कुछ दूरी डिस्टेंस के बाद यहाँ पर फतुआ पड़ती है और ये लाइन इस तरह से कट होती है जो कि आपका पलामू झारखंड में जाकर यहाँ मिलती है नदियाँ। यहीं पर जो मिलती हुई नदियाँ है आपका गंगा से, और रेलवे लाइन भी इसी से सटा हुआ चलती है गंगा नदी के साथ में। ये आपका जो मिलती है इसके पुनपुन कहते हैं। पुनपुन जो है नदी आपका छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुआ के समीप देख सकते हैं पटना गंगा नदी में मिल जाती है। मोहर और दरका पुनपुन की सहायक नदी है। आयोग की क्लियर हो पाया होगा और ये नदियां आपके दिमाग में छप रही होगी जितने भी मैं डायग्राम के साथ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समझ बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देख सकते हैं तो कौन नहीं करता है? तो आपका मिथिला नहीं करेगा। मिथिला आपको पड़ता है दक्षिण बिहार में पड़ता है, सॉरी ये आपका उत्तर बिहार में पड़ता है। ये आपका पार्ट इस तरह से चौकोर बना ले, ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये गंगा का पार्ट बना इस तरह से आपका लगभग इस तरह से रहता है और ये 483 मीटर का ये डिस्टेंस रहता है और ये आपका पश्चिम से पूरा, और ये आपका नॉर्थन पार्ट में मिथिला मैदान पाता है। बाकी गंगा सोन विभाजन यहीं पे पाता है। जो मगध है आपका ये भाग जो मगध में पड़ता है जिससे झारखंड पे सटा हुआ है। अंग का भी इसी पार्ट को कहते हैं। अंग जो है राजगीर का भाग जो है ये सारा चीजें अंग मैदान तो ये भी रहता है। तो ये तीनों है। मिथिला जो है आपका इस साइड पड़ता है नॉर्थन बिहार में, तो ये आपको नहीं पड़ेगा, नहीं साझा करेगा झारखंड के साथ, आपको झारखंड के साथ साझा नहीं करेगा। बिहार का मिथिला मैदान जो है भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, जबकि गंगा सोन विभाजन अंग मैदान मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप लोग के समझ। आई होप कि आपको सब लोग को मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जब आप एससीईआरटी एनसीईआरटी आप बुक पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे से समझेंगे या फिर इसको तथ्यों के साथ या फिर डायग्राम के साथ देखते जाएंगे ज्योग्राफी को, बिहार ज्योग्राफी को, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैंने ये सारे बुक्स को पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैंने कई बार साइंस को मैंने कंप्लीट किया, फिर लिस्ट बनाया हुआ उसको जाकर के देखिए, उसका लाभ उठाइए, उससे संबंधित। और एससीईआरटी एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, अब यूपीएससी के एग्जाम जो है कुछ दिन पहले हुआ है उससे भी आप समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन अब आते हैं, लूसेंट या फिर आपका किरण वन लाइनर से आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा और ना ही सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो दिया से है या फिर डरहर से, तो इसका आंसर सीधे चलता है दिया से है आपका। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण जो दिया से संबंधित है। दियारा भूमि का वह टुकड़ा जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना हुआ। दियारा जो शब्द लिया गया है दिया से लिया गया है और दिया जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। एक गंगा नदी में कई जगह पटना या कहीं भी आपने देखे होंगे तो बीच में बालू सब जम जाता है। गंगा यहाँ से बह रही है और बीच में नदियां आपको दिखेगी, एक गंगा दिया की तरह, एक बाती की तरह ऊंचा सा दिखेगा। ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो जर्दालू आम है या फिर मूंगा रेशम है, कटनी धान है या फिर मगी पान है। तो कौन सा फेमस नहीं है? जो आपका असम के देख सकते हैं, इसकी व्याख्या जानते हैं। असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग 2007 में प्रदान किया गया, जबकि 28 नवंबर 2017 को भौगोलिक संकेत जनरल के अंक में बिहार के जर्दालू आम को, कटनी धान को, कतरनी धान जिसको कहते हैं, और मगी पान का उल्लेख किया गया। ये तीनों कृषि उत्पादक भौगोलिक केंद्र संकेत के रूप में सूचीबद्ध है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा आएगा?
एक तो आपको असम के मूंगा पान है, मूंगा रेशम, सॉरी असम के मूंगा रेशम जीआई टैग में मिला है, ये बिहार का भाग नहीं है। और जबकि जो है ये सारी चीजें आपका बिहार के अंतर्गत आता है, तो इसमें आंसर बी होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर ई माना गया, जो कि गलत है। चलिए, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उद्गम स्थल इसका अमरकंटक पठार पर है। सोन नदी जो है छत्तीसगढ़ में अमरकंटक कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़ पड़ता है। छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये एमपी से विभाजित हुआ था, और सभी जो विभाजित हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, एमपी से विभाजित हुआ, यूपी से, उत्तराखंड से, और बिहार से आपका झारखंड का। ये 2000 में ही हुआ है। अब कब हुआ है, किस डेट को हुआ, याद रखिएगा। एक नवंबर को हुआ है, दूसरा आपका 9 नवंबर को, एक 15 नवंबर। तीनों में से कौन सा क्रम आप बताइएगा। मैं ऑलरेडी कई बार बताया हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है, अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, और ये 4 राज्यों से होकर के प्रभावित होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो याद रखिएगा, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी जो है, सोन नदी कहाँ से उद्गम, इसका उद्गम मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अमरकंटक में, पठार, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट है, कई लोग इसमें उत्तराखंड खोजने लगेंगे, या फिर उत्तराखंड के जो भी है हजारीबाग, पठारी, ये सब चीजें नहीं है, याद रखिएगा सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, या पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुट आपका सारण, या फिर कोसी, मगध। तो गंगा जो है दरभंगा और मुंगेर, कौन के जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो मुंगेर के कुछ भाग में अब बहती है। अभी जो मुंगेर लोकसभा अभी चुनाव हुआ, जहां से ललन सिंह विजयित हुए हैं, और इनको खाद्य प्रशासन विभाग, कृषि मंत्रालय भी मिला है, तो यहाँ गंगा बहती है। पूर्णिया, भागलपुर में अभी मैंने बताया, पूर्णिया में बहती है, और तिरहुट, सारण में भी बहती है। कोसी जो है आपका, कोसी में इसका संबंध नहीं है, मगध में भी नहीं संबंध है। गंगा नदी जो अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर से होते हुए, जैसे कि मैंने बताया यूपी से होते हुए, यूपी से निकलती है, आपका उत्तराखंड से ये गंगा नदी आती है, और ये निकलती है यहाँ पर बक्सर के, फिर बक्सर के बाद आरा आती है, जिसको भोजपुर कहते हैं, भोजपुर। उसके बाद सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। तो ये सारे जिलों में प्रभावित होती है। कौन से जिले, कितने जिले होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 जिले में ये प्रभावित होती है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में कितने जिलों से गंगा प्रभावित होकर के आपका यूपी से फिर बंगाल में जाकर मिलती है। ये टोटल 11 जिलों से। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़े में प्रभावित नहीं होती है। विकल्प डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष दे सकते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, अभी मैंने बताया 11 जिलों की संख्या है, इसमें वर्तमान में बढ़कर के 12 हो गई, हालांकि 11 मैंने वहां पर काउंट किया था। फिर से बताते हैं, बिहार राज्य के 12 जिलों में गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। मैंने आपको बताया, जैसा कि पहला है आपका सारण जिला, फिर बक्सर, और फिर भोजपुर, उसके बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय। ये इसमें लखीसराय नहीं दिया गया, तो लखीसराय का निर्माण 2000 के बाद हुआ है, और आपका इसलिए लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, तो टोटल 12 जिले हैं जहाँ से गंगा जाती है। लखीसराय क्यूल आपके जंक्शन के नजदीक पड़ता है, और रिसेंटली ये आपका ये जिला, यानी लगभग 24 साल पर इनका जन्म हुआ है, मतलब जिला बनाया हुआ है, जन्म तो बहुत पहले हुआ होगा। टोटल 12 जिले, याद रखिएगा कितने, 12 जिलों से गंगा नदी प्रवेश करती है। यहाँ पर नहीं दिया गया था लखीसराय, यहाँ पर जो ऊपर में दिया हुआ था, यहाँ पर लखीसराय का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, हालांकि इनकी व्याख्या में देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी होती है? तो सबसे ज्यादा आपको पटना में पड़ता है। ठीक है, पटना में गंगा नदी है जो 12 जिलों से गुजरती है, जिसमें गंगा सर्वाधिक जो है पटना में 99 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। ये 99 किलोमीटर डिस्टेंस कहाँ है? पटना से लेकर के आप देखेंगे तो आपका हाथरस जंक्शन तक जाती है ये गंगा नदी। यहाँ से आपको प्रवेश करता है बक्सर, फिर भोजपुर, उसके बाद यहाँ पटना आती है। पटना से लगभग आपका डिस्टेंस 99 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आपको मोकामा जंक्शन से हाथरस के पास में एक निकलती है, जिसको हाथरस में आपका सिमरिया पुल जहाँ तक कहते हैं, जिसमें से गंगा 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर जो आता है भागलपुर आता है, जो इसमें आपका 97 मतलब 2 किलोमीटर कम है, जहाँ पर आपने कई बार जो देवघर जाते हैं आपका यहीं से आपका उठा करके जल उठा करके जाते हैं और लगातार पैदल वहां यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? कि जो जितनी भी गंगा नदी है जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, इस दिशा में बहती है, और लेकिन जो एकमात्र ऐसी नदी है जैसे बागमती है, कमला है, कोशी है, दिए गए विकल्प से देते हैं। विकल्प में कोई भी नदी उत्तर की दिशा में प्रवाहित नहीं होती। ये सारी बागमती, कोशी, गंडक नहीं होती, बल्कि ये नदी जो है, ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। वे सहायक और सहायक के रूप में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन और पुनपुन नदी जो है आपको नदियां जो है उद्गम स्थल से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होता है। अभी मैंने बताया था आपका पुनपुन नदी है जो कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है, और ये जो छत्तीसगढ़ से होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ये झारखंड के बाद यहाँ पर झारखंड है, और इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छपा रहे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन कोई आए, ये गंगा की नदियों को मैंने प्रभावित कर रहा है, और ये आपका बिहार का इस तरह से है मैप, और यहाँ से उद्गम स्थल मान लीजिए यहाँ पर मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ कोई, और यहाँ पटना है, यहाँ पुनपुन में जाकर ये बह रही है किस दिशा में? ये आपका है साउथ,
और ये नॉर्थ किस दिशा में बढ़ रही है, तो ये उत्तर दिशा में बढ़ रही है, नॉर्थ दिशा में बढ़ रही है। तो कौन सी दो नदियां, एक तो सोन है, एक पुनपुन नदियां हैं जो उद्गम स्थल से उत्तर दिशा में बढ़ रही है, प्रवाहित होती है, गंगा में मिल जाती है जाकर के यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाजीपुर और होशंगपुर के पास में जाकर मिल जाती है। क्लियर हो पाया होगा, कुछ आप बताइएगा रफ डायग्राम के साथ। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये कोसी को कहते हैं, कोसी शोक, शोक का को निकाल लीजिए, यहाँ पर कोसी नदी याद रखिए, मैं बता रहा हूँ। कोसी नदी का पारित नदी है जो कि नेपाल और भारत से प्रवाहित होती है, और नेपाल अपना हर समय इससे विवाद होते रहता है। खोल देने के बाद कोसी जो है पूरा जो आपका नॉर्थन एरिया है, इस पार्ट को पूरा प्रभावित करता है। इस पार्ट को अगर हम बांटेंगे तो ये बड़ा एरिया जो है यहाँ पर आपको पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, ये हमेशा जलाशय से बना रहता है। कोसी जिसको शोक की नदी इसको कहते हैं, बिहार का शोक किसी को कहते हैं। चलिए, बिहार का शोक किसी को कहते हैं। नेक्स्ट कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार, उत्तर बिहार के जलवायु किस, चलिए दोस्तों, कोपेनहेगन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो CWG से प्रदर्शित की जाती है, CWG से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोपेनहेगन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु है CWA से इसको प्रदर्शित किया जाता है, CWA से प्रदर्शित किया जाता है। CWA यहाँ पर जी लिखा हुआ है, याद रखिएगा, CWA यहाँ होगा, ठीक है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो आपका कौन सा ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपका जो है उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम में, ये आपका रहेगा नॉर्थ और ये आपका वेस्टर्न, ठीक है। इसमें आपका जो पश्चिम चंपारण है, उत्तर, ये सारा क्या आता है, यहीं पर सबसे ज्यादा जिले आपको पाए जाते हैं, ठीक है। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र में भाग 4 में मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर भी बिहार को 3 उप क्षेत्रों या उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या जलोढ़ मैदान या दक्षिण बिहार मैदान, जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए और दक्षिण बी में वर्गीकृत किया गया। उत्तर पश्चिम जोन में 12, टोटल कितने 12 जिले हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल 12 जिले हैं, या उत्तर पश्चिम में इस में। उसके बाद आपका आता है, ये आप इस तरह से पूरे बिहार का मैप चौकोट में देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है उत्तर बिहार, उत्तर पूर्व में इसमें आपका आता है टोटल 8 जिले आते हैं। नेक्स्ट है आपका जिसमें से दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान में कुल 17 जिले आते हैं। दक्षिण बिहार में आपका जितने भी अगर दक्षिण से दक्षिण की साइड देखेंगे इस दिशा में, तो टोटल 17 आते हैं, 17 जिले आते हैं, जो कि दक्षिण पूर्व जोन में ए में अगर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व में इस दिशा में, तो ये 6 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। दक्षिण पश्चिम में अगर आप बात करेंगे तो 11, इसमें 11 आते हैं, 11 दोनों मिलाकर के आपका 17 होता है, 11, 6, 17। ये टोटल साउथ की बात करेंगे। अगर नॉर्थ की अगर बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, तो 20 हो जाएंगे, टोटल 20 होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में बताएगा टोटल कितने जिले हैं बिहार में, तो सर्वाधिक जो है उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, ये जितने भी हैं नॉर्दर्न बिहार में पाई जाते हैं, इसमें पाई जाती है। फिर नवीन जलोढ़ आपको पाए जाते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गादे के नीचेपन से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर जिसको कहते हैं का निर्माण करती है। और यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना आदि फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो जूट आपको पूर्णिया में किया जाता है। जूट पूर्णिया जो है उपयुक्त दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, विकल्पों के अनुसार जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के राज्य जो है पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती जो है बिहार के आर्द्र क्षेत्रों में, यहाँ पर दलदल के जहाँ क्षेत्र, आर्द्र मतलब दलदल, और अभी बिहार में रिसेंटली 2 और दलदल पाई गई है। एक तो कैमू आपका पाया गया है, आपका बेगूसराय में पाए गए थे, उसके बाद 2 और रिसेंटली पाई गई है। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा, विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और टोटल इंडिया में 82 संख्या हो गई, बिहार में टोटल 3 संख्या बन गई है, ठीक है, बिहार में 3, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स से भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं और रिसेंट पढ़ के जाएगा। ये जम्मू जिला में अभी 2 में प्राप्त हुए हैं, उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उच्च उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा, 105 से लेकर 115 मिलीमीटर भी हो तो चलेगा। आर्थिक समीक्षा जो है 2022 से 23 में देखा गया है। भारत में सर्वाधिक जूट आपका उत्पादन पश्चिम बंगाल जो है, पूरे भारत की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है कुल जूट का उत्पादन 81% करता है। असम 8.78%, बिहार है लगभग 8%, यानी 7.94%। बिहार का जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर बिहार आता है, जिसमें भी सबसे ज्यादा आपका होता है कहाँ पर, तो पूर्णिया जिले में होता है। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव की नदी के पर बनाने के लिए रखी है। 2019 का है, तो उसमें का क्वेश्चन है उत्तरी कोयला में रखा गया। 5 जनवरी 2019 को वो भारत के प्रधानमंत्री जो है भारत मंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयला यानी मंडल डैम की परियोजना की सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी यानी सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिले और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा होगी। ये उसमें का वर्तमान अभी देख लीजिएगा करंट अफेयर्स। मैंने बताया ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादा करंट से रिलेट करके आते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी आपका है गंडक पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण है बिहार के गंडक नदी पर किया गया। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर आपका चूना पत्थर के लिए। मैं सीधे आंसर बताऊंगा, कम समय ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कैमूर का पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार जो है रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल चूना पत्थर या बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। देख सकते हैं कितने कम समय में 35 नंबर तक हम आ चुके हैं, लगभग आपका 30 मिनट में 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील या सांबर झील या फिर आपके ऑप्शन है सुखना झील या कामा झील। तो अनुपम झील जो है कैमूर में पड़ता है, बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। आपको कैमूर वन जीव जो है अभ्यारण्य कैमूर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के उत्तर प्रदेश की इस सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कई लोग भभुआ सुनेंगे तो उनको पता होगा। कैमूर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सांबर झील जो है राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में पड़ता है। और कामा झील है हरियाणा में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आपको मैंने बताया कि आप कोसी को क्या कहते हैं? उत्तर भारत को ये शोक कहते हैं। उत्तर भारत ये सारे जो एरिया आते हैं उत्तर वाला भारत, ये वाला सारे ये सारे एरिया में बाढ़ के कारण हमेशा ग्रसित रहता है। बाढ़ के डिफरेंस है, बाढ़ का शोक, इसको बिहार का शोक कहते हैं। सॉरी, उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र जो है बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ के आने के कारण यहाँ की फसल जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 37। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत जिसमें हम बुआई करते हैं यानी कृषि करते हैं वो कितना प्रतिशत है? इसमें दिए गए जो ऑप्शन है और ये लेटेस्ट में चेंजेस हुआ है, 2008 का क्वेश्चन था। तो आर्थिक जो है बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो लेटेस्ट है वर्ष 2020-21 में राज्य में बोई गई भूमि का ग्रॉस सॉन एरिया जो है आपका 7264.5 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य की भूमि भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.67% है, 61% है। तो नियर बाय ऑप्शंस आप ये मार सकते हैं सी। हालांकि इसमें आंसर जो है नल ऑफ वाइड कर दिया गया है, कुछ भी नहीं माना गया। तो 77% याद रखिएगा, 77 या 78% आपका याद रखिएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो आपका 16 करोड़ टन है। बिहार में लगभग झारखंड राज्य बनने के जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधन में भारी कमी आई, बहुत कमी आई। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है 4437.13 मिलियन टन है, जो कि 1 अप्रैल 2023 के अनुसार है। प्रश्न काल के अनुसार बिहार में कोयले का भंडार 16 करोड़ था, अभी इतना बढ़ के हो गया, देख सकते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र सबसे ज्यादा आपको पश्चिम चंपारण में पाया जाएगा, यानी वेस्टर्न साइड में। तो कितना है? एग्जैक्ट एरिया पूछा गया है, इसमें भी यहाँ पर जो है वर्तमान से लेटेस्ट बताते हैं। प्रश्न जो है पूछा गया है, दिए गए विकल्पों दोनों गलत है। जो इस का सही उत्तर जो है विकल्प के रूप में उत्तर देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही जो वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल जो है रिकॉर्ड ट्रेड वन जो है क्षेत्रफल है कितना है? 7,442 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। यानी 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 7.9% है, यानी लगभग 8% के आसपास है। याद रखिएगा 7 से 7 यहाँ से। उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन जो है अभी जो ग्रह से जो उपग्रह से प्राप्त किया गया है यानी सैटेलाइट से, तो बिहार का जो वन है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, लगभग 7.8 थोड़ा सा कम गया। अति सघन वन जो है 333.4 वर्ग किलोमीटर है। सघन मध्य सघन है, यानी बहुत ज्यादा सघन है 333 है। इसमें मध्यम है जो कि थोड़ा बहुत सघन है, थोड़ा बहुत जनजातियां है पाई जाती है, जनसंख्या है वो 3285। और खुले वन जो है 3761 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। बिहार में सर्वाधिक पर्यावरण जो है आपका जो बाली क्षेत्र जो जिले पाए जाते हैं भभुआ कैमूर में होता है, पश्चिम चंपारण रोहतास और न्यूनतम जो है वन जिसमें पाया जाता है, जिसमें शेखपुरा ये पहाड़ी इलाका है तो कहाँ से मिलेगा? अरवल जहानाबाद। और सर्वाधिक वनावरण जो है प्रतिशत वाले जिले जो है
भभुआ, जमुई, नवादा, और उसके बाद न्यूनतम जो आपका है प्रतिशत शेखपुरा, सिवान, सेम चीजों को रिपीट किया गया। आई होप क्लियर हो पाएगा आप लोग को। तो ये एक डायग्राम अपने मन में रखिएगा इस एरिया को, और यहाँ पर जो है पन सबसे ज्यादा पाई जाती है पश्चिम और उत्तर में इस एरिया में, और ये एरिया में सबसे कम पाई जाती है शेखपुरा, यहाँ पर नवादा, सिवान, बक्सर, ये सब पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट है पठारों का इलाका है, उसके बाद यहाँ झारखंड का आता है, खदान सारे चीज मिल जाता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन जो है आपका वन कितना परसेंटेज अभी मैंने बताया था आपका कितना है 7.8 आपका 87.9 के आसपास दिए गए विकल्प के अनुसार कोई भी नहीं है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छेद प्रतिशत कितना है, तो अभी मैंने बताया था कितना है वनाच्छेद प्रतिशत है 7.82% है, और इसमें प्रश्न काल 1997 में पूछा गया था, तो उसमें क्या था, झारखंड भी साथ में था, तो बिहार और झारखंड के साथ मिलाकर के लगभग 15.7% था। भारतीय रिपोर्ट के अनुसार 21 के अनुसार जो है भौगोलिक का भी 7.84% है, और विभक्त हो गया, लगभग आधा चला गया झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला, और ये भी याद रखिएगा झारखंड का कितना परसेंट, बिहार का कितना मतलब जो डिवाइडेड हुआ कितना परसेंट गया, लगभग 45% के आसपास क्वेश्चन आएगा उसका, और 55% के आसपास बिहार के पास रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में से घिरा हुआ है, तो आपको पश्चिम चंपारण, मैंने आपको बताया अभी। और नेक्स्ट है जहाँ पर पश्चिम चंपारण, जहाँ पर आपका गांधी जी का सत्याग्रह हुआ स्टार्ट हुआ था, नील की खेती, 3 कटिया पत्थर 1917 की घटना मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में और मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में मैंने अच्छे से बताया। वर्तमान काल में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ों में गिरा हुआ। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण जो है 903.34 किलोमीटर में है, जिसमें से 294 अति सघन है, और 548 जो है लगभग मध्यम है, और 105 है लगभग खुले हुए बने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका इस तरह से याद रखिएगा कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। तो ऑप्शन से पहले देखिए भागलपुर है, पटना है, पटना तो नहीं आएगा, पटना तो बीच में आता है, तो करते जाइएगा ऑप्शन को, कटिहार या फिर पूर्णिया। तो पूर्व के भाग में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका पूर्व के साइड में आपका इसमें पूर्णिया यहाँ पर आता है लगभग, उसके बाद यहाँ पर कटिहार आता है, कटिहार आपका आएगा, भागलपुर इस साइड के आसपास पड़ेगा, पश्चिम आपका कटिहार आपको पड़ेगा, ठीक है, कटिहार इसमें सही होगा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, कटिहार दक्षिण पश्चिम, कटिहार के दक्षिण पश्चिम, यहाँ आपका कटिहार है, उसके दक्षिण पश्चिमी इस भाग में देखेंगे, इस भाग में तो आपका भागलपुर है, और दक्षिण पूर्व में यानी दक्षिण पूर्व में इस भाग में आपका पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य में है, आपको मध्य में मैंने जैसा बताया। नेक्स्ट है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये जरूर याद रखेगा। और जो तत्कालिक बिहार जो उसमें बनाया गया था 95 में, तो उसमें था लगभग 1,73,870 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन आपको 15 नवंबर 2000 को झारखंड विघटित यानी गठन के बाद अब कितना बच गया, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, इसको छप जाएगा, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये देख सकते बार बार रिपीट होगा, सॉरी यहाँ पर 94,163 94163, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है, तो आपका हजारीबाग में होता है, ठीक है। अवरक जो है हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ जो है लगभग 80% अवरक झारखंड का प्राप्त होता है, जिसने बिहार के नवादा जिले में अवरक का भंडार है, हालांकि अब विघटित हो गया, ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए, और इस 100 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिया गया, तो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ पर विस्तृत है, आपका छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगाड़ के समांतर में, भारत नेपाल के समांतर में है, या फिर आपका रोहतास पठार के पूर्वी कगाड़ के समांतर है, राजमहल पहाड़ियों की पश्चिम सीमा के समांतर है। तो सही जवाब आपका बी ऑप्शन है, बी जो नेपाल के है, भारत नेपाल के सीमा समांतर के पास है। तो क्वेश्चन क्या था फिर से बता देते हैं, याद रहेगा आपको। बिहार का तराई प्रदेश, तराई, ठीक है, बिहार और नेपाल के आता है, इसको तो जानते हैं। बिहार का तराई प्रदेश है, भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों जैसे कि आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, तराई प्रदेश का पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है, और ये बाढ़ भी आती है। नेक्स्ट बिहार का सुमेश्वर श्रेणी है, कहाँ पर है, तो आपका इन सबों में है, पारसनाथ पहाड़ी में से पुरानी में है, और राजमहल की पहाड़ी में है, अखगढ़पुर पहाड़ी से पुरानी है, ये सारे में पाई जाती है बिहार के सुमेश्वर श्रेणी। बिहार के सुमेश्वर श्रेणी यानी सुमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण के एक ही काल है, जो कि प्लेस्टोनियन काल है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, अतः ये विकल्प जो है तीनों पहाड़ियों अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी की श्रेणी है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी थी, कहाँ पर, तो आपका बिहार में, मुंडा उसमें बिहार में थी, दे सकते हैं, अभी झारखंड में चला गया, भागलपुर से लेकर के वो सारी चीजें रांची तक आती है। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम चंपारण, सिंगरौली, पलामू और सिंगभूमि और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति केंद्रित है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की पश्चिमी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1857 से ठीक पहले आपका हुआ था,
और ये कब हुआ था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके कौन है आपका उसके बिरसा मुंडा नेता थे, खुद को धर्मगुरु या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड करके इस तरह से उन्होंने संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था उन्होंने। संघात्मक युद्ध से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति अनुसूचित जनजाति है कौन है, तो वो संथाल। संघात्मक ये 2018 में दे सकते हैं। बिहार की प्रमुख जनजाति जो है संथाल है, उरांग है, उसके बाद गोंड और उसके बाद खरवाड़ आती है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से अगर बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति यानी SC ST लेकिन संथाल है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की संख्या जो है 55.56% है। तो भी ये जनजाति SC जितने भी आते हैं कैटेगरी में आते हैं इतनी % मानी जाती है बिहार में। और ज्यादातर किस जिले में कौन से एरिया में पड़ता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक और देख सकते हैं ये विडम्बना है, कोविड का बहाना लेकर के 2021 का जनगणना आना चाहिए और लेटेस्ट अभी आप लोग को ये पढ़ना होता है, लेकिन हम अभी भी क्या आपको जनगणना पढ़ रहे हैं 2011 का है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो किसके किनारे दिया जाएगा, तो गंगा नदी या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, या फिर आपके रहेंगे तराई पट्टी या नगरीय क्षेत्र। तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, गंगा नदी में बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो है जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा से सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार में से होकर के जाने वाली नेशनल मार्ग कौन है, तो होकर के जाने वाली मार्ग नेशनल राष्ट्रीय मार्ग जो है नेशनल हाईवे जो है 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालिक संयुक्त बिहार के 4 से रांची, गुमला, पालकोट और तिथैल नगर आपका तिथैल नगर जो को जोड़ता है। 23 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जो आपके आपको आता है 27 EW 31 33 82 31 आपका 327 होगा 227 होगा 22 120 और 90 G की आदि जाते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई अगर देखेंगे NHAI के अनुसार 31 अगस्त 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो है आपका 5940 किलोमीटर है। हालांकि संख्या बढ़ गई होगी, वर्तमान जो रिपोर्ट है उसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 37 जो EW सबसे लंबा है, जिसकी संख्या कितनी है 487 किलोमीटर। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कुल संख्या मैंने अभी बताया ये है 5940 है, 5940 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है छोटा नागपुर के जंगल है कहाँ पर है, सदाबहार है या फिर बिल्कुल या सदाबहार है, पतझर है, सवाना है या कांटेदार है। इसका सही जवाब आपका आएगा पतझर और सवाना आएंगे, ठीक है, पतझर और सवाना, इसका सी ऑप्शन आएगा। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है जिनमें महुआ, खेर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख होते हैं। साथ ही साथ यहाँ सवाना के प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमि झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना के वन क्षेत्र में विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है कहाँ पर है, तो आपका रांची में बिहार में। उसमें जो क्वेश्चन था उसके अनुसार अभी अगर देखेंगे तो बरौनी अगर मशीन निर्माण से तेल के लिए अगर जा रहे हैं तो बरौनी जाना जाएगा, तो उसमें रांची भी माना जाएगा। देख सकते हैं इसकी व्याख्या जानते हैं। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन जो प्लांट है हैप्पी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हैप्पी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको कहते हैं आपका लिमिटेड पूंजीकरण उद्योग है। मशीन और टूल्स स्पेस पार्ट्स का निर्माण देश के प्रमुख उद्योगों के लिए किया जाता है। सेल का जिसको कहते हैं। टाटा लोह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, कौन सा सिंहभूमि से होता है। तो ये आपका देख सकते हैं, इससे पुराने क्वेश्चन टाटा लौह से लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूमि किससे होती है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मतलब क्या उद्यान स्थित है, तो वो है पश्चिम चंपारण में आपका जिसको अभ्यारण्य कहते हैं। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क जिसको कहते हैं राष्ट्रीय नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, इसका वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिहार का कौन सा शहर वन जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ से जुड़ी राष्ट्रीय पार्क के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसके अनुसार में आपका उसमें था देख सकते हैं। वन जो है वर्ष 2000 के पूर्व संयुक्त बिहार जो था हजारीबाग के बने हुए था नेशनल पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग जो है झारखंड में स्थित हो गया है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो मुंगेर में आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका है भीमबांध, इसको कहते हैं भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल जो है क्षेत्रफल है 681.99 यानी 682 के आसपास लगभग। याद रखने के लिए आप इतने ही याद रखिए क्योंकि पॉइंट में ये पूछा जाएगा आंसर ऑप्शन में। इतना किलोमीटर में है। दिए गए विकल्पों के अनुसार वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में, जैसा कि मैंने अभी बताया था वाल्मीकि वन्य पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध पश्चिम अभ्यारण्य जो है जो गया में है, तो गौतम बुद्ध गया याद रखिएगा। राजगीर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका गया है। बिहार में गया में गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य
स्थित है। नेक्स्ट है कोयले के ऊपर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। तो ये उसमें का था बोकारो, चंदापुर और संथाल 3। बोकारो, संथापुर, चंदाबिल तीनों थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों जो है झारखंड में चला गया है। वर्तमान में सिर्फ बिरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित जो भी थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा स्थापित संचालित है। बिहार में लीची उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? तो देख सकते हैं 2017 के अनुसार कृषि और किसान मंत्रालय भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया बिहार जो है देश में शीर्ष लीची का उत्पादक है देश है। लीची और मुजफ्फरपुर फेमस है। बिहार में योगदान के लिए 40% लीची होता है। सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर होता है? तो बिहार के लगभग आपका 40% होता है। इसमें दिए गए ऑप्शन में कोई भी नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसमें माना गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। लगभग 40%। अगर पूरे बिहार में अगर 100 होता है तो 40 बिहार से होता है। उसमें बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार में मैथन उत्पादन करता है कौन? तो जल शक्ति से। मैथन डैम का निर्माण जो है दामोदर की सहायक बराकर की नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की है। मैथन जो है बांधेजय झारखंड के धनबाद जिले में है, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के बिहार झारखंड चला गया? मैंने आपको बताया था लगभग 45%। अगर आपको वो याद होगा या फिर आप लगातार शुरू से स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक आप सुन रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन अब इजी से बनेगा, आप तेजी से उड़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। झारखंड जो है राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल जो था लगभग 1,73,887 वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन अब उसमें से लगभग कितना 79,000 यानी 80,000 के आसपास 714 वर्ग किलोमीटर लेकर के 15 नवंबर 2000 को बिहार का झारखंड राज्य का गठन किया गया। पुराने बिहार का लगभग कितना है? 45.84, लगभग 46%, 45% याद रखिएगा और 54% के आसपास बिहार के पास बचा है। वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बना है इतना आपको है 54.16% है बिहार के पास बचा था, वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो उस समय जो रह गए थे आपका 37, हालांकि उसके बाद लखीसराय बना है तो 38 अभी वर्तमान में है। ठीक है, उसमें 37 बचे हुए थे। झारखंड बनने के पश्चात 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन से पूर्व जो है बिहार में 55 जिले थे। कितना? 55 थे। 37 बचे गए थे उसके गठन के बाद, यानी गठन के बाद तो कितने चले गए? नवनिर्मित राज्य झारखंड में 18 जिले आपको बचे गए, तो लगभग 18 आपको जिले कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए। अब वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38 महाजिला जो बना गया अरवल बना है, जो अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया। तो याद रखिएगा, लखीसराय में बार बार बता रहा था, एक्चुअली लखीसराय का जो विघटन हुआ था, लखीसराय उसी समय बन गया था, झारखंड से पहले बन गया था जिला। तो अरवल जो है वर्तमान जो बना है 2001 में जहानाबाद को। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितने हैं? तो बिहार की सिंचाई जो होती है 89.2 लाख हेक्टेयर में होता है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित है, किंतु वर्तमान में 2021-22 के अनुसार 82.49 लाख हेक्टेयर सिंचा है। वही संभावित क्षमता का लगभग क्षमता जो है 117.54 लाख हेक्टेयर है। मुड़ी जाना जाता है। मुड़ी किस लिए जाना जाता है? तो आपका अल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। मुड़ी में लौको या एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मुड़ी जो है आपको झारखंड में पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन हटा देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी में स्थित है? सेम चीज है एल्यूमिनियम के लिए। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक से आगे है, भारतीय मानक से पीछे है, या फिर वही है जो भारतीय मानक है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ही से आगे है आपका पटना का। तो देखते हैं इसकी व्याख्या जानते हैं। भारतीय पटना का मानक समय जो है भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। पटना का मानक समय जो है आपका भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री 33 मिनट के अनुसार पूर्वी देशांतर पर आपका है। तो कहाँ पर आता है? पूर्वी देशांतर में। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो आपका ये कहाँ पर पाया जाता है? ईस्टर्न साइड में पाया जाता है। तो एग्जैक्ट अगर भारत का लोकेशन जो पाई जाती है इस तरह से, तो आपका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, आपका ईस्टर्न साइड में पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा कि आपका पूरा 82.5 डिग्री देशांतर में जो प्रयागराज, इलाहाबाद में एवं मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, जो निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम यानी जीएमटी से लगभग 5.5 घंटे आगे है लगभग, जो कि पटना का स्थानीय समय। अगर आपका मिर्जापुर यहाँ पर आता है, अगर इंडिया का मैं आपको डायग्राम बनाऊं इस तरह से डायग्राम बनाए, रफ डायग्राम बनाना है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप एटलस का जरूर मैप रखिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं बिहार का या फिर इंडिया का, तो उससे आप मैप करके चले जाएगा। तो यहाँ पर हम इंडिया का डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं। रफ है, गंदा सा मैप बना रहा हूँ आई नो, बट ये देखिए यहाँ पर आपको पटना बिहार आपको पता है, यहाँ यूपी में मिर्जापुर के आसपास में पड़ता है। तो ये यहाँ से क्या है? देशांतर में आगे पड़ता है। तो जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है 87 कितना है 85 अगर पटना की अगर बात करें तो 85 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, इसलिए आगे पड़ता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा मिर्जापुर
इलाहाबाद से। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये 9 जिलों से। पटना जिले के सीमा अनुसार जो है कौन कौन जिला साथ करता है सीमा? भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय तक है, और उसके बाद आपका नालंदा है, जहानाबाद है। टोटल 9 जिले साझा करता है, साथ करता है सीमा। बिहार में कृषि योग भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित होता है? तो लगभग 50% से अधिक होता है। तो बिहार सरकार आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जो है आपको बताया गया बिहार शुद्ध बोध बोया गया जो क्षेत्र है 56.03 लाख हेक्टेयर है जो शुद्ध सिंचित हुए भूमि का। 33.51 हेक्टेयर है जो शुद्ध बोए हुए भाग का 59.6% है। तो 50% से अधिक यही होगा, 59% के आसपास पाया जाता है, सिंचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में बंगाल का दुख यानी सौर ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो अब दामोदर है, इसको बिहार का बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का दुख यानी बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होता है। कहाँ से? उसमें 1999 का क्वेश्चन है, तो उसमें बिहार में था। अभी कहाँ पर पड़ता है? ये लातेहार जिले झारखंड में पड़ता है दामोदर नदी का उद्गम। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो आपका गेहूं। चावल के बाद गेहूं, यानी चावल के बाद क्या खाते हैं? जब भी चावल खाने के बाद उसके बाद रोटी खाते हैं। रोटी कहाँ बनता है? आपका रोटी यानी गेहूं से बनता है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार फसलों का उत्पादन इस प्रकार है। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है इस तरह से दे सकते 18,486.9 टन है। और धान इतना है, ये कुल उत्पादन का धान इतना टन है। और उसके बाद आते हैं गेहूं आपका इतना है 67,000, मक्का आपका 3400, और 2019 में मक्का के उत्पादन में कृषि कर्मक पुरस्कार मिला है। चना जो है इतना आपका 1000 टन है। बिहार का अभी लेटेस्ट पढ़ लीजिएगा, लेटेस्ट जरूर देख के जाइएगा, ठीक है, लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो चावल, गेहूं, मक्का, ये फसल आपको पाई जाती है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है, व्यवसायिक है, या निर्मित है, या आत्मनिर्भर है? तो ये केवल और केवल आत्मनिर्भर है। बिहार कृषि जो है आत्मनिर्भरता पर स्थिति वाला राज्य है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है? तो बिहार कोयले और बर्फ का मुख्य उत्पादक है। तो ये अभी तो बढ़ गया है, अभी तो लेटेस्ट है नहीं। तो कोयले और बर्फ का बचा बिहार में। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया, गलत क्वेश्चन है, 1936 में किया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ऐसा नहीं है, पहले तो झारखंड आएगा उसके बाद उड़ीसा आता है। बिहार ये भी गलत है, बिहार एक दिवसीय बिहार दो, इसमें 2 होता है, ठीक है, बिहार ये भी 2 है। बिहार कोयले और बर्फ का मुख्य उत्पादक है, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग बना है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार को सीमा उड़ीसा से नहीं लगती, पहले लगती थी, क्योंकि बिहार से ही उड़ीसा बना है। कब बना? 36 में बना है। बिहार में द्विशगनीय विधायिका है। पलामू जो राज्य में पड़ता है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के लिए। इंडियन मिनरल्स 2019 के अनुसार पलामू जो है निम्न जिले में खनिजों का भंडार है। एक तो वायराइट है, बॉक्साइट है, डोमालाइट है, पार्मेलर है, ग्रेनाइट है, मैग्नेटाइट और लोएस है। चलिए झारखंड जी का जेपीएससी देने जा रहे थे, ये सारी चीजें जरूर देखिएगा। क्वार्ट्ज है, स्टीलाइट है, रॉकलाइट है, लाइमस्टोन है, इतने सारी चीजें यहाँ पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो अब बिहार में जो बचा है उसमें था उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी लेटेस्ट में अगर देखेंगे खनिज उत्पादन का तो मात्र 3% बचा है, मात्र। जगह कितना लेके गया? 45.84 के आसपास, लगभग 46%। और बचा कितना खनिज जिसमें से उत्पादन हो सके, या कृषि हो सके, या मजदूरों को काम मिल सके, या फिर जिससे आपका समृद्ध बढ़ सके बिहार, तो 3% बचा है। तो कहाँ से समृद्ध हो पाएगा? यहाँ परमाणु ईंधन समृद्ध का बिहार का हिस्सा मात्र, इसीलिए बिहार जो है विशेष राज्य की मांग कर रही है केंद्र सरकार से। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? कच्चे तांबे में दूसरा स्थान, ये भी उसमें करना है। वर्तमान में देखेंगे तो तामान में बिहार में है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये सब क्वेश्चन नॉलेज वाइड होना चाहिए। निम्न में कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन से खनिज मिलते हैं? तो आपका मिलते हैं 1, 2, 3, ये भी दे सकते हैं। उसमें इसका क्वेश्चन है कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम, ये सब मिलते थे। तत्कालिक जो बिहार है कोयला, लौह, मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं, जो कि वर्तमान झारखंड मिलता है। पेट्रोल यहाँ नहीं मिलता है तत्कालिक परिस्थिति में, अभिष्ट एसी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज जो है लाइमस्टोन है, उपड़क है, पायराइट है, क्वार्ट्ज, स्टीलाइट खनिज। तो और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका लाइमस्टोन कैमून में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कैमून बहुआ जो पाया जाता है मुंगेर और रोहतास जिले में, लाइमस्टोन माइका जो है नवादा जिला में पाया जाता है, क्वार्ट्जाइट जो है लखीसराय में, मुंगेर और नालंदा जिले में, लेड जिंक और बांका रोहतास जिले में पाया जाता है। लेड जिंक जो है बांका और रोहतास में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कौन सा लौह अयस्क प्राप्त होता था? ये देख सकते हैं कब का क्वेश्चन है। तो सिंहभूम जिले में पड़ता है। सिंहभूम जिले जो है आपका तत्कालिक बिहार के सिंहभूम में नहीं प्राप्त होता। सिंहभूम क्षेत्र में तत्कालिक स्थिति में बेस्ट ऑप्शन ये है, वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता बिहार में। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है, और ये देख सकते हैं क्वेश्चन कब का है, चुना पत्थर, ये भी नॉलेज अवॉइड करना चाहिए क्वेश्चन को। वर्तमान में उत्पादन में बिहार का अधिकार है क्या है?
तो चुनाव पत्र उसमें था। बिहार के किस जिले में अबड़क का भंडार है, ये लेटेस्ट है तो जानेंगे। अबड़क गया में पाया जाता है। इंडियन मिलियन 2019 के अनुसार बिहार के नवादा में अबड़क का पाया जाता है। ओके, नवादा में अबड़क का भंडार है। झारखंड के लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा? तो ये है पश्चिम भूम। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र जो है लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर से प्राप्त लौह अयस्क का उत्पादन जमशेदपुर और बोकारो उद्योग में उपयोग किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योगों और स्थान के निम्न में से कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछा गया तो नहीं के बारे में जानते हैं, तो नहीं इस तरह से। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, बिल्कुल ये सही है। सीमेंट बंजारी में है, फर्टिलाइजर्स बड़ामी में है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में नहीं, बल्कि ये आपका मुकाम में पड़ता है, मुजफ्फरपुर और मुकाम में पाया जाता है। मुजफ्फरपुर और मुकाम, ये आपका डी ऑप्शन सही है। रेल डिब्बा जो है अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग जो है, जिसको कहते हैं बैगन नाम से जानते हैं, तो मुजफ्फरपुर और मुकाम में स्थित है। बिहार जो राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर पर कहाँ पर है? तो आपको मैंने अभी बताया था, तो इनमें से कोई नहीं है, बल्कि 83 डिग्री 19 डिग्री 50 मिनट के पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्व देशांतर में स्थित है, पूर्व देशांतर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो विभाजन के बाद बिहार के स्पर्श करने वाली सीमाओं पे जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर के सीधा लगता है, वो कौन है? नेपाल है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होता है, ये भी कब का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ये कब है? एक प्रहंस घाटी है। दामोदर जो है बंगाल का शोक जिसको कहते हैं, उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। ये एक प्रहंस घाटी से होकर प्रवाहित होता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में बहती है? गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। इसमें से सही जवाब होगा चारों बहती है। जय हिंद दोस्तों, लाइव गुड इंडिया में आपका स्वागत है। पीपीएससी एडीओ के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए और बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, इंटर लेवल का हो गया, या फिर टीआरई 4 के लिए, उन सभी के लिए हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का जो है आपका वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स आपको जो है जल्दी आपको जारी कर दिया जाएगा। सारे लगभग नोट्स और वीडियो जो आपका लगभग 500 से ज्यादा जो आपको वीडियो मिलेगा, अलग अलग क्लासेज, अलग अलग आपका जो पीडीएफ नोट्स आपको जो 600 से ज्यादा आपको प्रोवाइड होगा। जिन लोग को ज्वाइन करना है ये सीधे अनलिस्टेड रहेगा और ये सारे वीडियो जो आपको एक ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हजारों लोग उसमें कनेक्टेड है। सिर्फ 101 रुपीज में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जिन लोग को बेनिफिशियल है, जिन लोग को लेना है, वही लोग कनेक्ट कीजिएगा। जो सीरियस कैंडिडेट है वही मैसेज कीजिएगा। बाकी लोग जो फ्री क्लासेज हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चार्जेस इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि ये 101 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो पे करेंगे फिर उसमें एक एटलीस्ट आप लोग अटेंशन देंगे। 100 रुपीज नॉट अ बिग डील। आपका जितने भी एग्जामिनेशन आने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, सीजीएल का भी और इंटर लेवल का भी फॉर्म भराया जा रहा है, और एडीयू का ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, तो 2 बार फॉर्म ओपन हुआ है, आप लोगों ने भर दिया होगा। ग्रुप डी में जो एग्जामिनेशन अभी जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। करंट अफेयर मैंने लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन मैंने आपको साथ बैठ करके मैंने कंप्लीट करवाया है, तो उसमें तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना दिया गया, आपको 25-26 से ज्यादा वीडियो मैंने डाला है सिर्फ। करंट अफेयर्स का एक एक लाइन मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ देख सकते हैं 26वां वीडियो हो गया। एडीओ के लिए मैंने डाला है। करंट अफेयर्स जानते हैं आपको 30 नंबर का वेटेज है, 30 नंबर से ज्यादा आपको नंबर आएगा, एक एक नंबर में ज्यादा इसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। रीजन वाइज पता है कि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर देख सकते हैं, कंपटीशन अगर देखेंगे तो एडीओ में एलिजिबिलिटी, सैलरी, ये सब ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। शॉर्ट में बता दूं, जो भी ग्रेजुएट थे सभी लोग फॉर्म भर चुके हैं। सैलरी ऑलमोस्ट 50 के आसपास मिलेगा। पोस्टिंग आपको कहीं भी मिल सकता है, बिहार में ही मिलेगा, लेकिन ये आपने फॉर्म भरा। प्रैक्टिस बुक, ये सारा चीज का समावेशन रहेगा, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना अगर लास्ट 15 दिन भी कर लेते हैं तो आपको 935 सीट में जो आपको मिला है उसमें आपका एक नंबर आ सकता है, आपका एक रोल नंबर आ सकता है, ये मायने रख रहा है। ऑलरेडी मैंने घटना चक्र और आपका जो लूसेंट या फिर आपका पॉकेट जीके जीएस मैंने मल्टीपल टाइम कंप्लीट कराया, तो उसी का समावेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मैंने ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मैंने दे रखा है, तो उसी का समावेशन आपको मिलेगा। इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग भटकते हैं ना लास्ट मोमेंट में क्या करें या तो क्या करें, मैथ के लिए क्या करें, मैथ के लिए लिमिटेड टॉपिक है, इसमें एडवांस मैथ नहीं आ रही है। कुछ क्वेश्चन आ जाती है अलजेब्रा, रीजनिंग का या फिर अलजेब्रा हो या फिर आपका ज्योमेट्री का, तो वो आपका बन सकता है, वो उसका भी मैं दे दूंगा। रीजनिंग का इतने नोट्स दे दूंगा ताकि आपको सीरियल में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें भी बेनिफिशियल रहेगा। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको करंट अफेयर्स का सीरीज कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने ये करवा चुका है, बट इसको दोबारा मैं कंप्लीट कर दूँ क्योंकि ये लास्ट का 4 महीने का आप लोग को वाली बात ही पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है। जो लोग सीरियस है वही मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट का जितना भी आप मैं क्लासेस दे रहा हूँ, ये 101 रुपया इसलिए ले रहा है ताकि आपको सीरियसनेस चेक किया जाएगा। और आप पे करते हैं तो पे अटेंशन देंगे। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कई लोग को दिया है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के, तो फिर वो बाद में दिखते भी नहीं, ना ही वो पीडीएफ नोट्स या वीडियो को देखते हैं और ना ही उनसे मैं कोई फीडबैक या कोई भी चीज पे तो कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई, तो वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। जो लोग 199 या फिर 299 या 599 का पेमेंट लेकर के किए वो अभी तक मेरे से कनेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने पे किया कुछ 1 रुपया या 2 रुपया कुछ भी पे किया है, तो वो अभी तक कनेक्टेड है। कहीं सिलेक्शन होता है तो वो पीडीएफ
पीडीएफ शेयर करते हैं, वो अपना रोल नंबर शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा मेहनत किया हुआ अगर 3-4-5 सालों से, तो कुछ लोग को बेनिफिशियल हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी साल पुराना से ये चैनल है। टाइम टू टाइम जब समय मिलता है तभी मैं लाइव आता हूँ, इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं करता हूँ। और सिर्फ टॉपिक को बात करते हैं। करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है मैक्सिमम कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। 15 सितंबर 2025 को सीधे टाइम वेस्ट करते हैं। एक बार लाइक करके सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड चलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके। और जिन लोगों को बेनिफिशियल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारी चीजें आपको सेफली और सिक्योरली, अगर कहीं नॉलेज सिर्फ कंटेंट की बात करें तो आप एट लाइव करेंगे इंडिया को सब कनेक्ट कर सकते हैं। इधर उधर आपको भटकना है तो भटक सकते हैं, वेल एंड गुड है। अब चलते हैं सीधे टाइम वेस्ट करते हुए आपके कंटेंट पर। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची, कोसी आपको पता है बिहार के शोक कहा जाता है, मेची आपको जो अंतरराष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना की पहले चरण में आधार से लगा, इसमें नो डाउट आपको पता होगा। अगर मखाना बोर्ड का नहीं भी जानकारी होगा, कोई भी अदर स्टेट को, कोसी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। कोसी जो कि बिहार की, उसको दामोदर आपको जो है बंगाल की कही जाती थी, लेकिन दाम अब वो हट चुकी है। तो अब कंटेंट पर इसका आंसर होगा सीधे बिहार। इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो रिपीटेड वाला रहेगा उसे 3 से 4 बार बताएंगे। नेक्स्ट 15 सितंबर 2025 को पहली बार जो है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? आपको डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को, पुणे के यहाँ पे जल विशेषज्ञ हैं। 15 सितंबर 2025 को पहली बार जो है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से आपको किसे सम्मानित किस आपके जो भारतीय संघ को सम्मानित किया गया था? डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को, पुणे के जल विशेषज्ञ रह चुके। फिर से बताते हैं 15 सितंबर 2025 को पहली बार जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? हालांकि वाटर के लेवल या पॉल्यूशन हो गया, अरावली की बात करें तो पूरी तरह से बीजेपी फेल है। अगर आप AQI की बात करें, दिल्ली या फिर कई बड़े शहरों का, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर आपका बेंगलोर, काफी खराब होते जा रही है डे बाय डे। अगर आप चीन के से कंपेरिजन कर रहे हैं कि आपका कंपटीटर है, नो डाउट ही हैज डन अ मार्वेलस जॉब, बिकॉज आज से कुछ साल पहले चीन के जो आपका जो राजधानी यानी कि कैपिटल, वहां पर भी ये सेमी सिचुएशंस हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल करके दिखाया। अगर आप दिल्ली में कंट्रोल कर लेते हैं, मुंबई में कंट्रोल कर लेते हैं, वेल एंड गुड है। तो कल के डेट में आपको भी सरकार की प्रशंसा की जाएगी। लेकिन जो सरकार अभी है वर्तमान में, सीएम है आपका रेखा गुप्ता, वो AQI और वाटर स्पोर्ट्स टेम्परेचर आपको कैसे बताती है? आई डोंट नो, यू विल हैव टू नो। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2025 को विश्व बैंक का मिल्केन आपको जो है PMAF आपको सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति से आपका प्रबंधन आपको जो है कार्यक्रम 2025-26 के लिए आपको किस भारतीय का चयन किया गया था? आपको बताएगा विवेकानंद गुप्ता को, स्वामी विवेकानंद नहीं, दूसरे आपका याद रखिए 15 सितंबर 2025 को विश्व आपको बैंक जो आपको मिलकर सार्वजनिक वित्तीय आपका जो परिसंपत्ति प्रबंधन आपका कार्यक्रम 2025-26 के लिए आपको किस भारतीय का चयन किया गया था? विवेकानंद गुप्ता को। नेक्स्ट 15 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के तिरुपति शहर में स्थित आपका किस पक्षी अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रवासी आपका पश्चिम लाल गर्दन वाला आपका गैले रोप को पहली बार आपको देखा गया था? आपका नाजारा पक्षी अभ्यारण्य आपको पक्षी अभ्यारण्य। चलिए कुछ आपके क्लास में आपको जरूर आपको इंग्लिश का क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें 30 मिनट से आपको कम 9 नंबर लाना मैंडेटरी। अगर आप 9 नंबर नहीं लाते हैं तो कोई भी आपको जो GK GS या मैथ का आपने मेहनत किया वो बेकार चलेगा। अगर आपका गलती से 8 नंबर आया, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग याद रखिएगा, तो हो सकता है 8.67 भी कई लोग का है, यानी 9 नंबर से कुछ भी 1 नंबर भी पॉइंट भी नंबर अगर कम होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसका जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कोई ही नहीं इवैल्यूएट होगा। तो ज्यादातर बिहार के लोग इसी में फेल होने वाले, 50% से ज्यादा लोग, 11 लाख लोग क्लियर होने वाले हैं और सीट की संख्या मात्र 935 है। तो इसी तरह से ये आपका जो कंपटीशन कट होगा। कुछ लोग हिंदी में फेल करेंगे, नो डाउट, हालांकि हिंदी आसान है, कुछ लोग ही करेंगे 5, 10, 20 हजार जो भी करेंगे, बट इंग्लिश में ज्यादा संख्या होगी। और उसके बाद मैथ रीजनिंग जो कि SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो बाजी मारेंगे, याद रखिएगा। जिनका प्रैक्टिस है या कर रहे हैं लगातार 15-20 दिन करेंगे तो 90, इवन कई लोग 99 या 90+ लेकर आएंगे, याद रखिएगा। तो ये बहुत ज्यादा है। तो आपका कई लोग 100 में 100 आपको जो है सही करके आएंगे। अटेम्प्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको सही करके आएंगे, तो याद रखिएगा। और GK GS में जितना ला सकते हैं, GK GS में आपको मेन वेटेज आपका करंट अफेयर्स और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री और आपका बायोलॉजी का, ये 3-4 सब्जेक्ट भी करके चले जाते हैं। बाकी कुछ को अवॉइड भी कर लेंगे। अवॉइड तो कोई भी चीज नहीं किया जा सकता है, कंपटीशन लेवल इतना है कुछ भी, बट हाँ कुछ चीजों का आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हाँ मैं रीजनिंग अच्छा कर लूँ, मैथ अच्छा कर लूँ। या आपका GK GS में अगर बात करें तो करंट को छोड़ के ना जाओ, एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। अटेम्प्ट करके 1-2 गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो आपको पता है, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। साइंस में अगर 25-30 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्न आता है, तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी से आएगा, फिर केमिस्ट्री से आएगा, फिर फिजिक्स से आएगा, उसके न्यूमेरिकल, उसके फॉर्मूले वो सारे याद होने चाहिए फिजिक्स के। चलिए अगर आप बात करें ज्योग्राफी का, 7, 8, 10 कुछ नहीं रहता है। इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा फोकस करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप स्किप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बट थोड़ा सा टर्म उसका जाकर देखना है। पॉलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन आता है और वो आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर के पूरा नहीं बैठ जाना है कि आपको लक्ष्मीकांत बैठ गए पढ़ने के लिए,
उतना समय नहीं है, 15-20 दिन का समय बचा है, आप उसको प्रायोरिटाइज कीजिए और जो इंपॉर्टेंट है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए सीधे चैनल कर बेस्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट में बता दिया आप लोग को, जो लोग को जानकारी है ऑलरेडी उन लोग तैयारी कर रहे होंगे बेहतर ढंग से। चलिए 15 सितंबर 2025 को IIT कानपुर ने किस देश के आपका नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ आपका अनुसंधान, आपका AI और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया था। आपका कौन है? वियतनाम। फिर बता देते हैं कि 15 सितंबर 2025 को IIT कानपुर ने किस देश के अपने नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान, AI और नवाचार को बढ़ावा देते थे? वियतनाम। IIT कानपुर वियतनाम, IIT कानपुर AI के लिए वियतनाम में, शॉर्ट में बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका 15 सितंबर 2025 को आपका NPCI ने सत्यापित आपका व्यापारी भुगतान के लिए UPI सीमा बढ़ा करके प्रतिदिन लेनदेन पर कर दिया। आपका कितना था? 10 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए। तमिलनाडु ने, आपको पता है रुपये का जो चिन्ह बदला था, उसमें विवादित हुआ था, तो इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका रुपये का जो है चिन्ह को उसने तमिल में आपका लिखने की कोशिश किया था। चलिए 15 सितंबर 2025 को आपको अमेरिका सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर से आपके ASME द्वारा जो होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो बाबा आपका कल्याणी को भारत गैजेट्स के MD है, भारत गैजेट्स के MD रह चुके हैं। चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर करिएगा। 15 सितंबर 2025 को अगस्त 2025 के लिए पुरुष और महिला के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो पुरुष में अगर देखेंगे, हालांकि ये अभी टीम से बाहर है, मोहम्मद सिराज, और आपका ICC की अगर बात करें तो भारत से ही ओरला आपका पेंडगेस्ट आपका। चलिए आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा हो। नेक्स्ट आपका 4 से 15 सितंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के आपका समरकंद में आपका आयोजित होता FIDE ए ग्रैंड स्विस शतरंज खिताब किसने जीता था? अनिशी गिरी और वैशाली आपका रमेश बाबू भारत के रहने वाले। फिर से बता देते हैं 4 से आपका 15 सितंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज खिताब किसने जीता था? अनिश गिरी और वैशाली आपके रमेश बाबू। 15 सितंबर 2025 को आपका 11 साल बाद आपका दलीय ट्रॉफी 2025 का खिताब कितना जीता था? सेंट्रल जोन आपको साउथ जोन को हरा करके जीता है। अभी रिसेंटली आप काफी न्यूज सुन रहे होंगे, जो कि झारखंड पहली बार आपका रणजी ट्रॉफी में जीत हासिल किया है और सुमन गिल को बाहर करने का भी काम उन्होंने किया। सुमन गिल उन्हीं का फ्रेंड है, बट ही विल बी नॉट गोइंग टू एंटरटेन इन अपकमिंग डेज, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस नॉट डाउन था, और जो कि विराट कोहली के सीट को भरने की कोशिश किया जा रहा था कि गौतम गंभीर और जो उनका मनसा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। एनीहाउ कुछ फेवरेट प्लेयर अभी भी गौतम गंभीर का जो है प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिकेट में। चलिए एनीहाउ टॉपिक पर चलते हैं। 15 सितंबर 2025 को 11 साल बाद जो है टेस्ट ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये 15 सितंबर को हो चुका है। तो ये हो सकता है सेंट्रल जोन, किसको जो है साउथ जोन को हरा करके, साउथ जोन को हराया, सेंट्रल को जोन। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप करंट अफेयर्स को आप नेग्लिजिबल कीजिएगा, एक नंबर भी आपका इधर उधर हुआ करंट अफेयर्स में, तब बाहर हो जाएगा। चलिए 15 20 से 25 वीडियो है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, कुछ मत कीजिए, डाउनलोड करके ऑलरेडी देखिए करना